चलिए दोस्तों, आ चुके हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर और आज के वीडियो में हम बी वेब वल्नरेबल वेब एप्लीकेशन की सिक्योरिटी मिसकॉन्फ़िगरेशन कैटेगरी की एक और नई वल्नरेबिलिटी जिसका नाम है इनसिक्योर एफटीपी कॉन्फ़िगरेशन, उसे प्रैक्टिकली सीखने वाले हैं। कैसे उस वल्नरेबिलिटी को फाइंड करते हैं, कैसे एक्सप्लॉइट करते हैं, वो देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, मेरा काली लिनक्स मशीन ओपन है जिसमें मैंने बी वेब ओपन करके रखा है और ये मेरा बी वेब का बी बॉक्स मशीन, ठीक है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले लॉगिन कर लेते हैं बी और बग से। तो ये देखिए, हम लॉगिन हो चुके हैं। अभी जस्ट हमारा पोर्टल पेज आ जाएगा। ये देखिए, पोर्टल पेज आ चुका है। अब यहाँ पे हम आज की वल्नरेबिलिटी जो है वो सिलेक्ट करेंगे, जो कि है हमारी आज की वल्नरेबिलिटी सिक्योरिटी मिसकॉन्फ़िगरेशन के अंदर एफटीपी इनसिक्योर एफटीपी कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो ये देखिए, हम आ चुके हैं इनसिक्योर एफटीपी कॉन्फ़िगरेशन के पेज के ऊपर। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहता हूँ कि एफटीपी क्या होता है, ठीक है। उसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं ताकि आपको पता चल जाए कि एफटीपी क्या है और क्यों ये वल्नरेबिलिटी फाइंड करनी होती है, क्या है ये चीज़। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि एफटीपी क्या होता है। तो यहाँ पे मैंने लिख के रखा है, एफटीपी का फुल फॉर्म यहाँ पे होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये एक टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल है जिसका यूज होता है फाइल्स को ट्रांसफर करने के लिए, क्लाइंट और सर्वर के बीच में या दो कंप्यूटर्स के बीच में फाइल्स को ट्रांसफर करने के लिए जिस प्रोटोकॉल का यूज होता है उसका नाम है एफटीपी, यानी कि फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इससे मान लीजिए आप सर्वर पे कोई फाइल अपलोड कर रहे हैं या कुछ फाइल्स किसी वेबसाइट से डाउनलोड कर रहे हैं, कुछ फाइल्स एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसफ़र कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें जब करते हैं फाइल्स को ट्रांसफ़र करने की, इन सारी चीज़ों में जो प्रोटोकॉल यूज़ होता है वो ये वाला प्रोटोकॉल एफटीपी यूज़ होता है। तो ये एक बेसिक सा प्रोटोकॉल है जो कि यूज होता है फाइल्स को ट्रांसफर करने के लिए। अब मान लीजिए किसी सर्वर के ऊपर ये प्रोटोकॉल, यानी कि ये जो पोर्ट है, इस प्रोटोकॉल का पोर्ट है 21 नंबर का, वो पोर्ट ओपन है और इस प्रोटोकॉल को सही से कॉन्फ़िगरेशन नहीं किया गया है, यानी कि इसका कॉन्फ़िगरेशन है वो प्रॉपर अगर किसी सर्वर के ऊपर नहीं किया गया है तो उस सर्वर के ऊपर इनसिक्योर एफटीपी प्रोटोकॉल की जो वल्नरेबिलिटी है, यानी कि एफटीपी प्रोटोकॉल सही से कॉन्फ़िगर ना करने की वजह से कोई वल्नरेबिलिटी जो वहाँ पे आएगी, उसे हम इनसिक्योर एफटीपी प्रोटोकॉल वल्नरेबिलिटी यानी कि इनसिक्योर एफटीपी कॉन्फ़िगरेशन वल्नरेबिलिटी भी कह सकते हैं। तो उसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं, उसे एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, वो हम वीडियो में आगे जानेंगे प्रैक्टिकली। और उससे क्या क्या हो सकता है। मान लीजिए एफटीपी का हमने लॉगिन कर लिया, एफटीपी से हमने किसी सर्वर के ऊपर लॉगिन कर लिया, तो उस सर्वर के ऊपर आसानी से हम उस सर्वर की जो भी फाइल्स होंगी वो सारी डाउनलोड कर सकेंगे। उस सर्वर के ऊपर कोई भी मैलिशियस फाइल है वो अपलोड कर सकेंगे। इन शॉर्ट, हमारे पास फाइल ट्रांसफरिंग का पूरा एक्सेस आ जाएगा उस सर्वर का। तो सोचिए अब इस एक्सेस से हम क्या क्या कर सकते हैं एज अ अटैकर, ठीक है। तो आप एज अ बग बाउंटी हंटर किसी भी सर्वर के ऊपर अगर एफटीपी प्रोटोकॉल या एफटीपी का पोर्ट ओपन है और उसे मिसकॉन्फ़िगर किया गया है या प्रॉपरली कॉन्फ़िगर है, वो फाइंड आउट कर सकते हैं। और अगर वो आपको मिसकॉन्फ़िगर्ड मिलता है तो आप उसे रिपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब प्रैक्टिकल की तरफ जाते हैं और जानते हैं कि कैसे हम इसे एक्सप्लॉइट करते हैं, कैसे इसमें वल्नरेबिलिटी है वो फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे मैं आ गया हूँ हमारे बी वेब के पेज के ऊपर। यहाँ पे हमें लिखा है इनसिक्योर एफटीपी कॉन्फ़िगरेशन और यहाँ पे लिखा हुआ है द एफटीपी सर्वर हैज़ एन इनसिक्योर कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। और हिंट दिया गया है डिफेसमेंट इज पॉसिबल, ठीक है। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि हमारा ये जो एफटीपी का पोर्ट है 21 नंबर, वो इस सर्वर के ऊपर हमारा ये जो टारगेट सर्वर है बी बॉक्स, उसके ऊपर ओपन है या नहीं। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, एज यूजुअल उसके लिए हम यूज़ करेंगे हमारा nmap टूल, ठीक है। तो nmap में हम पोर्ट को फाइंड आउट करने के लिए, पोर्ट पे कौन सी सर्विसेज रन हो रही है उसे फाइंड आउट करने के लिए हम कमांड लगाएंगे nmap-s स्मॉल और कैपिटल S, उसके बाद -s स्मॉल कैपिटल V, उसके बाद आएगा हमारा यहाँ पे टारगेट आईपी एड्रेस। हमारा टारगेट आईपी एड्रेस है यहाँ पे 192.168.29.93, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अब इसे हम देखते हैं कि क्या रिजल्ट मिलता है हमें। सॉरी, योर रिक्वेस्ट कैन टाइप विच रिक्वायर रूट प्रिविलेज। ओके, हम यहाँ पे रूट प्रिविलेज दे देते हैं, यहाँ पे सूडो करके
ये देखिए हमें रूट प्रिविलेज दे दिया है। अब ये स्कैनिंग कर रहा है, देखते हैं इससे क्या रिजल्ट मिलता है हमें, और उसके बाद जो रिजल्ट मिलता है उस पर हम आगे काम करेंगे। और तब तक मैंने यहाँ पे अपना मेटास्प्लॉइट ओपन कर लिया है। ये देखिए यानी क्योंकि हमें मेटास्प्लॉइट की ज़रूरत पड़ेगी इसे एक्सप्लॉइट करने के लिए, इसमें जो वल्नरेबिलिटी है वो फाइंड आउट करने के लिए, एफटीपी की जो मिसकन्फिगरेशन की वल्नरेबिलिटी है वो फाइंड आउट करने के लिए। और अगर आप रियल टाइम में बग बाउंटी किसी वेबसाइट के ऊपर, किसी सर्वर के ऊपर कर रहे हैं, तो आपको कैसे फाइंड आउट करना होगा? तो आपको इसी चीज़ से फाइंड आउट करना होगा। सबसे पहले आपको nmap करना होगा कि उसका 21 नंबर का पोर्ट ओपन है या नहीं है, एफटीपी सर्विस रन हो रही है या नहीं हो रही है, कौन सी एफटीपी सर्विस रन हो रही है, तो कौन सा वर्जन रन हो रहा है, ये सारी चीज़ें आपको जाननी है। और उसके बाद मेटास्प्लॉइट का यूज़ करके उसे एक्सप्लॉइट करने का, उसमें आपको एफटीपी सर्विस पे लॉगिन करने का उस सर्वर के ऊपर ट्राई करना है। और अगर आप सक्सेसफुली लॉगिन हो जाते हो तो वो आप वहाँ पे उसे वल्नरेबिलिटी कंसीडर कर सकते हैं और उसे रिपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब देखते हैं कि हमारा nmap का रिजल्ट आया या नहीं। अभी तक तो हमारा nmap का रिजल्ट नहीं आया है, थोड़ी देर वेट कर लेते हैं। जैसे ही nmap का रिजल्ट मिलता है हम आगे बढ़ते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारा nmap का रिजल्ट अब आ चुका है। देखते हैं इसमें क्या क्या मिला है हमें। तो ये देखिए यहाँ पे सबसे पहला ही पोर्ट हमें मिल रहा है 21 TCP ओपन FTP सर्विस, ठीक है। और यहाँ पे हमारा वर्जन रन हो रहा है प्रो FTPD 1.3.1। तो ये चीज़ हमें मिल चुकी है, 21 नंबर का पोर्ट ओपन है और FTP सर्विस भी उस पर रन हो रही है। तो अब आगे बढ़ते हैं और फाइंड आउट करते हैं वल्नरेबिलिटी की सच में इस पोर्ट के ऊपर, इस सर्विस के ऊपर FTP वल्नरेबल है या नहीं है। लेकिन उससे पहले हम एक नॉर्मली FTP लॉगिन करके देखते हैं हमारे सर्वर के ऊपर। तो उसके लिए हम यहाँ पे टाइप करेंगे FTP, क्योंकि हमें FTP लॉगिन करना है। तो FTP और हमारा टारगेट सर्वर का IP एड्रेस 192.168.29.93। अब यहाँ पे क्योंकि हमें हमारे बी वेब जो बी बॉक्स है उसका यूज़र नेम और पासवर्ड पता है, ठीक है, जो कि है बी और बग, तो हम उससे लॉगिन करने का ट्राई करेंगे। आप अगर रियल टाइम में जाते हैं तो आपको पता नहीं होगा कि आपके जो टारगेट सर्वर है उसका यूज़र नेम और पासवर्ड क्या हो सकता है। तो ये स्टेप आपको करना है, आप इस पे ब्रूट फोर्स करना है तो कर सकते हैं, और अगर ब्रूट फोर्स नहीं करना है, आपको सीधा इस स्टेप को स्किप करके मेटास्प्लॉइट का यूज़ करके, जो मैं आपको आगे सिखाने वाला हूँ उसका यूज़ करके अगर आपको वल्नरेबिलिटी फाइंड करनी है तो वो भी कर सकते हैं। फिलहाल हम यहाँ पे FTP का यूज़ करके लॉगिन करेंगे। तो ये देखिए मैं यहाँ पे एंटर कर रहा हूँ, ये देखिए कनेक्टेड टू आ रहा है, यानी कि हमारा जो FTP प्रोटोकॉल से कनेक्शन है वो बन चुका है। हमें यहाँ पे यूज़र नेम पूछ रहा है, ठीक है। तो यूज़र नेम हम डालेंगे B और एंटर कर देंगे। पासवर्ड पूछ रहा है, पासवर्ड हमारा था बग, एंटर कर देंगे। तो ये देखिए हमें FTP सेशन मिल चुका है। ये देखिए यूजिंग बाइनरी मोड टू ट्रांसफर द फाइल, ये देखिए हमें यहाँ पे हमारे टारगेट सर्वर का FTP सेशन मिल चुका है। अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, कोई भी फाइल्स को डाउनलोड कर सकते हैं या कोई भी फाइल्स को यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। मान लीजिए आप रियल टाइम बग बाउंटी कर रहे हैं, आपको टारगेट सर्वर का FTP कनेक्शन मिल चुका है, तो आप मान लीजिए यहाँ से कोई भी आर्बिट्री फाइल्स अपलोड कर सकते हैं टारगेट सर्वर के ऊपर, या कोई भी सर्वर की जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल है या कोई भी फाइल्स है वो डाउनलोड कर सकते हैं FTP के द्वारा, ठीक है। तो ये हमें यहाँ पे पता चल चुका है कि हमें FTP कनेक्शन मिल रहा है, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं और मेटास्प्लॉइट के थ्रू जानते हैं कि हम कैसे इसे वल्नरेबिलिटी है या नहीं फाइंड कर सकते हैं। तो ये तो हाँ, यहाँ पे हमने साबित किया कि हम FTP सेशन ले पा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमें यूज़र नेम और पासवर्ड पता था, इसलिए हमने FTP सेशन ले लिया है। मान लीजिए हमें रियल टाइम में यूज़र नेम और पासवर्ड नहीं पता है, तो हम कैसे करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम मेटास्प्लॉइट का यूज़ करेंगे। ये देखिए यहाँ पे हमने मेटास्प्लॉइट स्टार्ट करके रखा है, और अब हम यहाँ पे आगे बढ़ने के लिए सबसे पहला कमांड लगाएंगे सर्च, क्योंकि हमें सर्च करना है FTP लॉगिन का जो ऑक्सिलरी है या फिर कोई पेलोड है, कि कैसे हम FTP लॉगिन कर सकते हैं, कि कैसे हम FTP लॉगिन में वल्नरेबिलिटी है, मिसकॉन्फ़िगर्ड है, वो फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम सर्च FTP लॉगिन करेंगे और एंटर करेंगे, देखते हैं क्या रिजल्ट मिलता है हमें। तो ये देखिए यहाँ पे हमें बहुत कुछ रिजल्ट मिल चुके हैं, और यहाँ पे हमें इसमें से कौन सा रिजल्ट यूज़ करना है, तो ये वाला है ऑक्सिलरी स्कैनर FTP
/ftp_login, क्योंकि हमें ftp लॉगिन करके देखना है कि हम ftp लॉगिन कर पा रहे हैं या नहीं हमारे टारगेट सर्वर के ऊपर। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है ftp ऑथेंटिकेशन स्कैनर, यानी कि ये स्कैन करके हमें बताएगा कि हम ftp के ऊपर ऑथेंटिकेशन कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो हम इस ऑक्सिलरी को यूज करेंगे जो कि है 5वें नंबर की। आपके जो मेटास्प्लॉइट है उसके अंदर कोई अलग नंबर पे भी ये ऑक्सिलरी हो सकती है, आपको सिर्फ इस ऑक्सिलरी का नाम याद रखना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे यूज करते हैं 5वें नंबर की ऑक्सिलरी हमारी। तो ये देखिए हम इस ऑक्सिलरी के अंदर आ चुके हैं। ये देखिए स्कैनर ftp लॉगिन। अब यहाँ पे हम करेंगे शो ऑप्शंस एज यूजुअल, क्योंकि हमें यहाँ पे इसके ऑप्शंस देखने हैं क्या क्या सेट करना है हमें। तो ये देखिए इतने सारे ऑप्शंस है इसके अंदर। पासवर्ड या फिर पासवर्ड फाइल हमें देनी है तो भी सेट कर सकते हैं, एक पासवर्ड देना है तो एक पासवर्ड भी सेट कर सकते हैं। उसके बाद हमें आर होस्ट सेट करना है, आर पोर्ट ऑलरेडी सेट है 21 नंबर का जैसे कि हमें पता है। उसके बाद यूज़र नेम हमें सेट करना है, तो यूज़र नेम पासवर्ड फाइल सेट करनी है तो वो कर सकते हैं, सिर्फ यूज़र नेम फाइल सेट करनी है तो वो कर सकते हैं। तो मान लीजिए आपको ब्रूट फोर्स करना है, आपको टारगेट सर्वर का यूज़र नेम पासवर्ड नहीं पता है और आपके पास एक यूज़र नेम और पासवर्ड की फाइल पड़ी है जिसको आपको ब्रूट फोर्स के लिए इस ऑक्सिलरी के अंदर यूज़ करना है। तो आप यहाँ पे यूज़ करेंगे पासवर्ड फाइल, ये पासवर्ड फाइल और यूज़र नेम फाइल वाला जो यहाँ पे ऑप्शन है उसे सेट करेंगे और उसके बाद इसे एग्जीक्यूट करेंगे। तो यहाँ पे क्योंकि हमें एक ही यूज़र नेम और एक ही पासवर्ड सेट करना है तो हम यहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड दो चीज़ें सेट करेंगे और आर होस्ट तीसरी चीज़ सेट करेंगे। तो चलिए सेट करते हैं। सबसे पहले सेट कमांड आर होस्ट, एक मिनट, आर होस्ट और हमारा टारगेट आईपी एड्रेस 192.168.29 ये देखिए हमारा आर होस्ट सेट हो चुका है। अब हम सेट करेंगे यूजर नेम, ठीक है, और हमारा यूजर नेम था बी, ठीक है। सेट, सॉरी कमांड गलत लग चुका है, तो हम यहाँ पे करेंगे सेट यूजर नेम। ये देखिए हमारा यूजर नेम भी सेट हो चुका है और अब हम करेंगे यहाँ पे पासवर्ड को सेट। तो पासवर्ड के लिए सेट पासवर्ड और सेट पासवर्ड करके हमारा जो पासवर्ड है वो बग, ठीक है। तो ये देखिए हमारी तीनों चीजें सेट हो चुके हैं, आर होस्ट, यूजर नेम और पासवर्ड। चलिए अब एक बार शो ऑप्शंस करके देख लेते हैं कि हमारी सारी चीजें सेट हो चुकी है या नहीं। तो ये शो ऑप्शंस किया और ये देखिए यहाँ पे हमें आर होस्ट दिख रहा है, ठीक है, हमारा पासवर्ड भी हमें सेट हुआ दिख रहा है और हमारा यूजर नेम भी सेट हुआ दिख रहा है। आपको अपने केस के अंदर यूजर नेम फाइल और पासवर्ड फाइल एंटर करनी है तो वो भी आप करवा सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा आप प्रॉक्सी सेट करना चाहते हैं तो प्रॉक्सी भी सेट करवा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हमारी सारी जो कुछ चीज़ें हैं, सारे ऑप्शंस हैं वो सेट हो चुके हैं। अब हमें इस ऑक्सिलरी को रन करवाना है ताकि हमें पता चल सके कि हम FTP लॉगिन कर पा रहे हैं इस यूज़र नेम पासवर्ड से या नहीं, और ये जो FTP मिसकन्फिग्रेशन है वो मिसकन्फिग्रेशन एक्चुअली में है और ये वल्नरेबिलिटी है या नहीं है। तो चलिए हम रन कमांड एग्जीक्यूट करते हैं और हमारी ऑक्सिलरी को रन करते हैं। ये देखिए मैंने एंटर कर दिया, हमारी ऑक्सिलरी रन होना स्टार्ट हो चुकी है। तो ये देखिए यहाँ पे हमारी ऑक्सिलरी खत्म भी हो चुकी है। नो एक्टिव डेटा, क्रेडेंशियल डेटा विल नॉट बी सेव्ड, ठीक है। यहाँ पे लॉगिन सक्सेसफुल, ये देखिए यहाँ पे हमें मिल चुका है लॉगिन सक्सेसफुल, बी और बग से स्कैन 1 कंप्लीटेड, ठीक है, ऑक्सिलरी मॉड्यूल एग्जीक्यूशन कंप्लीटेड। तो यहाँ पे हमें सक्सेसफुली पता चल चुका है कि ये जो हमारे टारगेट सर्वर के ऊपर बी और बग से लॉगिन करने का ट्राई कर रहे थे वो हम लॉगिन कर पा रहे हैं, यानी कि ये जो हमारा टारगेट सर्वर है वो FTP मिसकन्फिगर्ड है और FTP मिसकन्फिग्रेशन वल्नरेबिलिटी इसके अंदर मौजूद है, ठीक है दोस्तों। इसकी जगह आप बी बग की जगह बहुत सारे पासवर्ड और यूजर नेम की लिस्ट लगाएंगे तो ये जो ऑक्सिलरी है वो 1 बाय 1 बहुत सारे यूजर नेम और पासवर्ड को कॉम्बिनेशन करके मैच करके ट्राई करेगी कि आपका इसमें से कोई भी एक यूजर नेम और पासवर्ड का जो पेयर है वो सेट होगा और उसमें से कोई भी अगर ट्रू होगा और उससे लॉगिन कर पाएगा तो वो आपको रिजल्ट दिखाएगा कि इस यूजर नेम और इस पासवर्ड से हम लॉगिन कर पा रहे हैं और आपका जो FTP सेशन है वो हम ले पा रहे हैं टारगेट सर्वर का
और ये जो टारगेट सर्वर है वो FTP मिसकॉन्फ़िगर्ड है, यानी कि FTP मिसकॉन्फ़िगरेशन वल्नरेबिलिटी उसके ऊपर मौजूद है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आप किसी भी टारगेट सर्वर के ऊपर FTP मिसकॉन्फ़िगरेशन वल्नरेबिलिटी है वो फाइंड आउट कर सकते हैं और उसके बाद उसे रिपोर्ट कर सकते हैं उस वेबसाइट ओनर को या सर्वर ओनर को कि आपके जो सर्वर है उसके ऊपर FTP को मिसकॉन्फ़िगरेशन किया हुआ है और इस वजह से कोई भी जो अटैकर है वो आपके सर्वर का FTP सेशन ले सकता है और आपकी जो फाइल्स है उसे डाउनलोड कर सकता है या कोई मैलिशियस फाइल आपके सर्वर के ऊपर अपलोड कर सकता है। तो इस तरीके से आप FTP को मिसकॉन्फ़िगरेशन है वो फाइंड आउट कर सकते हैं बग बाउंटी के अंदर। तो दोस्तों आई होप कि आज हमने ये जो FTP मिसकॉन्फ़िगरेशन वाली वल्नरेबिलिटी सीखी है वो आपको समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों इसी के साथ मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। चलिए दोस्तों, फिर से एक और बार आ चुके हैं हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर और आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं बी वेब वल्नरेबल वेब एप्लीकेशन की सिक्योरिटी मिसकॉन्फ़िगरेशन की एक और नई वल्नरेबिलिटी जिसका नाम है इनसिक्योर SNMP कॉन्फ़िगरेशन। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे ये देखिए मैंने अपना काली लिनक्स ओपन कर लिया है जिसमें मेरा टारगेट सर्वर जो है bbox 192.168.29.93 इसमें बी वेब वल्नरेबल वेब एप्लीकेशन चल रही है। ये मेरा bbox का जो सर्वर है वो चल रहा है, ठीक है। और यहाँ पे एप्लीकेशन के अंदर हम सबसे पहले लॉगिन कर लेते हैं बी और बग से। तो ये देखिए हम लॉगिन हो चुके हैं। यहाँ पे हमारा जो पोर्टल पेज है वो आ चुका है और यहाँ से हम अपनी आज की जो वल्नरेबिलिटी है उसे सिलेक्ट कर लेंगे जिसका नाम है सिक्योरिटी मिसकॉन्फ़िगरेशन के अंदर यहाँ पे SNMP कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है दोस्तों, तो SNMP कॉन्फ़िगरेशन के अंदर हम जाएंगे और यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे SNMP कॉन्फ़िगरेशन। ये देखिए हम लोग आ चुके हैं इनसिक्योर SNMP कॉन्फ़िगरेशन के पेज के ऊपर। यहाँ पे हमें दिया गया है द SNMP denom has an insecure configuration। हिंट दिया गया है ट्राई टू एन्यूमरेट एग्जिस्टिंग HTTP कनेक्शन एंड रनिंग प्रोसेसेस। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हमें रनिंग प्रोसेसेस और HTTP कनेक्शन को देखना है। तो दोस्तों चलिए सबसे पहले इसके अंदर हम जान लेते हैं कि SNMP यहाँ पे क्या होता है। SNMP का मतलब समझ लेते हैं। तो यहाँ पे SNMP का मतलब सबसे पहले SNMP का फुल फॉर्म है सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। ये एक प्रोटोकॉल है जिससे हम नेटवर्क मैनेजमेंट करते हैं। नेटवर्क में जो डिवाइसेस लगे हैं जैसे कि नेटवर्क राउटर्स हो गए, स्विचेस हो गए, बाकी सर्वर्स हो गए, जो भी नोड्स लगे हुए हैं उनको मैनेज करने का ये प्रोटोकॉल काम करता है। इस प्रोटोकॉल का जो पोर्ट नंबर है वो 161 है और वो UDP के अंदर है, ठीक है। TCP में ये प्रोटोकॉल नहीं है, ये UDP का 161 पोर्ट नंबर यूज करता है ये प्रोटोकॉल और इसकी मदद से हम नेटवर्क मैनेज कर पाते हैं। तो इसके अंदर हम इस पोर्ट का यूज करेंगे और इस प्रोटोकॉल में इनसिक्योरिटी है या नहीं, इनसिक्योरली इसे कॉन्फ़िगर किया गया है या नहीं वो फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए इसे प्रैक्टिकली ट्राई करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये मैंने अपना जो मेटास्प्लॉइट है वो भी ओपन करके रखा है यहाँ पे। सॉरी मैंने मेटास्प्लॉइट का कमांड नहीं मारा है, मैं MSF कंसोल कर देता हूँ। MSF कंसोल हमने कर दिया है। तो यहाँ पे जब तक मेटास्प्लॉइट ओपन होता है हम nmap से फाइंड आउट करते हैं कि हमारे टारगेट सर्वर के ऊपर जो UDP 161 पोर्ट ओपन है या नहीं और उस पर SNMP सर्विस रन हो रही है या नहीं हो रही है, ठीक है। तो इसके लिए हम कमांड लगाएंगे nmap-su। UDP सर्विस हमें फाइंड करनी है तो SU U कैपिटल, उसके बाद हम पोर्ट नंबर देंगे -P करके, जिसके लिए हमें पोर्ट डिफाइन करना है वो उसके लिए -P लगाएंगे और 161 और उसके बाद हमारा टारगेट सर्वर 192.168.29.93। तो हमें इससे पता चलेगा कि हमारा जो पोर्ट नंबर 161 है वो हमारे टारगेट सर्वर के ऊपर ओपन है या नहीं है और उस पर सर्विस कौन सी रन कर रही है, SNMP सर्विस रन कर रही है, उसका वर्जन क्या चल रहा है, ये सारी कुछ चीज़ें पता चलेगी। तो चलिए हम इसे एंटर करते हैं। ओके, यहाँ पे हमें सबसे पहले प्रीविलेज देना होगा। तो यहाँ पे हम सूडो करेंगे, सूडो करके स्पेस करेंगे, पासवर्ड डालेंगे हमारा। तो ये देखिए हमारा nmap रन होना स्टार्ट हो चुका है और ख़त्म भी हो गया है। यहाँ पे देखिए जो 161 नंबर का पोर्ट हमारा है वो ओपन आ रहा है, फिल्टर्ड आ रहा है और SNMP सर्विस भी हमारी रन कर रही है, ठीक है।
तो ये देखिए मैक एड्रेस भी हमारा दिया गया है, यानी कि हमारा जो पोर्ट है वो ओपन है। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इसको एक्सप्लॉइट कैसे करते हैं, इसमें कौन सी यहाँ पे हमें हिंट दी गई है, उसके हिसाब से हमें क्या करना है वो भी देखते हैं। एक मिनट, यहाँ पे देखिए हिंट दी गई है एन्यूमरेट एग्जिस्टिंग HTTP कनेक्शन, ठीक है। तो हम एन्यूमरेट करने के लिए HTTP कनेक्शन को एन्यूमरेट करने के लिए और जो भी यहाँ पे प्रोसेसेस रन हो रही है उसे एन्यूमरेट करने के लिए हम SNMP चेक करेंगे। तो उसके लिए हमारा कमांड है SNMP -check, ठीक है। उसके बाद हमारा टारगेट सर्वर का IP एड्रेस 192.168.29.93, क्योंकि हमें SNMP चेक करना है तो हम SNMP चेक कमांड लगाएंगे। उसके बाद हमारा IP एड्रेस लगाएंगे, उसके बाद C करके पब्लिक, उसके बाद हम हमारा पोर्ट नंबर लगाएंगे P करके 161, ठीक है। तो हम यहाँ पे चेक करेंगे कि हमारी प्रोसेसेस कौन कौन सी चल रही है, जो सर्विसेज है प्रोसेसेस है वो चल रही है या नहीं चल रही है। तो हम एंटर कर देते हैं। ये देखिए हमारा SNMP स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे कौन कौन सी प्रोसेसेस सर्विसेज रन हो रही है, देखिए रनेबल सर्विस अपाचे 2 जो है वो हमारी रन हो रही है, ठीक है, इस प्रोसेस ID के ऊपर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये देखिए ये सारी सर्विसेज रन हो रही है, सारी प्रोसेसेस रन हो रही है। यहाँ पे SNMP भी हमें मिल जाएगा, ये देखिए SNMPD, ठीक है। तो SNMP भी हमारा ये प्रोसेस के ऊपर रन हो रहा है। तो यहाँ पे सब कुछ प्रॉपर चल रहा है, सब कुछ सारी जो हमारे टारगेट सर्वर के ऊपर प्रोसेसेस है वो रन हो रही है। ये हमने चेक कर लिया SNMP चेक करके, ठीक है। ये देखिए हमारा होस्ट है, होस्ट का नाम क्या है, डिस्क्रिप्शन क्या है, ठीक है, कॉन्टेक्ट डिटेल है या नहीं, ये सारी चीज़ें हमें यहाँ से पता चल रही है, ठीक है। कौन सा नेटवर्क इंटरफेस यूज़ हो रहा है, उसका नेटवर्क इंटरफेस अप है या नहीं है, ये सारी चीज़ें हमें यहाँ से मिल रही है। और कौन कौन सी प्रोसेसेस उसके ऊपर रन हो रही है, ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए प्रोसेसेस, यहाँ पे UDP पोर्ट्स कौन कौन से ओपन है, ठीक है, ये सारी चीज़ें भी हमें यहाँ पे मिल रही है। ये देखिए 161 पोर्ट नंबर भी हमें मिल रहा है, प्रोसेसेस भी हमें मिल रही है। ये देखिए कितनी सारी प्रोसेस रन हो रही है हमारे टारगेट सर्वर के ऊपर। तो ये आप सबसे पहले SNMP चेक करके चेक कर सकते हैं कौन सी प्रोसेस हमारी SNMP के लिए रन हो रही है, ठीक है। उसके ऊपर ये सारी चीज़ें आप चेक कर सकते हैं, और कौन सी प्रोसेसेस चल रही है, अपाचे 2 सर्वर चल रहा है या नहीं, ये सारी चीज़ें भी आप उसके ऊपर चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप सबसे पहले SNMP चेक करेंगे। अगर आप रियल टाइम बग बाउंटी कर रहे हैं तो आपको SNMP चेक करना है कि SNMP सर्विस रन हो रही है या नहीं टारगेट सर्वर के ऊपर। और उसके बाद हम मेटास्प्लॉइट में जाएंगे और मेटास्प्लॉइट में चेक करेंगे कि जो हमारी SNMP सर्विस है वो टारगेट सर्वर के ऊपर वल्नरेबल है या नहीं, प्रॉपरली कॉन्फ़िगर्ड है या इनसिक्योरली कॉन्फ़िगर्ड है कि नहीं, वो हमें चेक करना है। तो उसके लिए हम मेटास्प्लॉइट के अंदर जाएंगे। ये देखिए हमारा मेटास्प्लॉइट भी यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। अब यहाँ पे हमें SNMP में लॉगिन करके देखना है और SNMP वल्नरेबल है या नहीं वो चेक करना है। तो उसके लिए हम क्या फाइंड करेंगे, सर्च कमांड लगाएंगे, क्योंकि हमें सर्च करना है, सॉरी SEARCH सर्च करेंगे। उसके बाद हम सर्च करेंगे SNMP लॉगिन, क्योंकि हमें SNMP लॉगिन करके देखना है ये हो रहा है या नहीं हो रहा है, और हो रहा है तो ये वल्नरेबल है, नहीं हो रहा है तो हमें और कुछ ट्राई करना पड़ेगा। तो हम सर्च SNMP लॉगिन करेंगे और ये देखिए हमें 3 ऑक्सिलरीज यहाँ पे मिली है। ऑक्सिलरी है एडमिन, नेटवर्किंग, सिस्को ASA एक्स्ट्रा बेकॉन, उसके बाद ऑक्सिलरी स्कैनर मिस्क ओकिया स्कैनर और ऑक्सिलरी स्कैनर SNMP लॉगिन। देखिए ये ऑक्सिलरी है हमारी लास्ट वाली जो SNMP लॉगिन चेक करती है, जिसमें लिखा हुआ है SNMP कम्युनिटी लॉगिन स्कैनर, ठीक है। तो इस ऑक्सिलरी का हम यूज करेंगे और जानेंगे कि हमारा जो टारगेट सर्वर है वो SNMP मिसकॉन्फ़िगर्ड है या प्रॉपरली कॉन्फ़िगर्ड है या नहीं, वो चेक करेंगे। तो हम यहाँ पे हमारी जो ऑक्सिलरी है इसे यूज करना है हमें, ऑक्सिलरी स्कैनर SNMP और SNMP लॉगिन। तो इसके लिए ये जो हमारा सीरियल नंबर 2 है उसे हम यूज करेंगे। आपके अंदर कोई और सीरियल नंबर भी हो सकता है इस पर्टिकुलर ऑक्सिलरी का, तो आपको इसका ऑक्सिलरी का नाम याद रखना है और उसको यूज करना है। तो मैं यहाँ पे यूज करूंगा यूज कमांड करके नंबर 2 दूंगा, ताकि मैं सेकंड नंबर की ऑक्सिलरी है वो यूज कर सकूं। ये देखिए मैं ऑक्सिलरी के अंदर आ चुका हूं, ऑक्सिलरी स्कैनर SNMP और SNMP लॉगिन, ठीक है। तो अब ऑक्सिलरी के अंदर कौन कौन से ऑप्शंस हमें देखने हैं, कौन कौन से ऑप्शंस हमें सेट करने हैं, उसके लिए हम कमांड लगाएंगे शो ऑप्शंस करके,
तो ये देखिए शो ऑप्शंस किया हमने। यहाँ पे बहुत सारे जो ऑप्शंस हैं वो हमें सेट करने होते हैं। यहाँ पे सबसे पहले तो हमें आर होस्ट सेट करना है, ठीक है। पासवर्ड की फाइल भी हमें सेट करनी होती है, पासवर्ड भी सेट करना होता है कि हमें लॉगिन करते वक्त कौन से पासवर्ड देने हैं वो हमें सेट करना होता है। उसके बाद कौन सा यूज़र नेम हमें देना है, यूज़र नेम की पासवर्ड की फाइल हमें कौन सी देनी है वो भी सेट करना होता है। तो वो फिलहाल हम सेट नहीं करेंगे, ठीक है। आर पोर्ट देखिए पहले से ही सेट है 161। बाय डिफॉल्ट हमें 161 पे ही एसएनएमपी चल रहा होता है, तो उसी के ऊपर हमें अटैक करना है, तो हम 161 ही रखेंगे। उसके बाद हमारी जो पासवर्ड की फाइल है वो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट सेट की हुई है। एसएनएमपी की डिफ़ॉल्ट पासवर्ड फाइल जो हमारा मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क है उसमें सेट है, तो वहीं से इसने उठा ली है। तो हमें यहाँ पे फिलहाल तो आर होस्ट ही सेट करना है, यानी कि हमारा रिमोट होस्ट जिस टारगेट सर्वर के ऊपर हमें अटैक करना है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे हम सेट करेंगे SET आर होस्ट लिखेंगे और उसके बाद हमारा टारगेट सर्वर का IP एड्रेस 192.168.29.93। आपके केस में अगर आप रियल वर्ल्ड बग बाउंटी कर रहे हैं तो आपके केस में जो भी आपका टारगेट सर्वर होगा उसका IP एड्रेस आएगा। तो चलिए अब हम इसे एंटर करते हैं। ये देखिए हमारा आर होस्ट सेट हो चुका है। फिर से एक बार शो ऑप्शंस करेंगे और यहाँ पे ये देखिए हमारा आर होस्ट सेट हो चुका है। नहीं, यहाँ पे अभी भी हमें आर होस्ट दिखाई नहीं दे रहा है। ओके, तो हमें यहाँ पे हमारा आर होस्ट सेट क्यों नहीं हुआ है वो पता चल गया है। ये देखिए हमें आर होस्ट ही लिखा था, हमें यहाँ पे आर होस्ट लिखना है, एस लिखना भूल गए थे। तो हम फिर से सेट करेंगे SET आर होस्ट और यहाँ पे हम हमारा IP एड्रेस दे देंगे 192.168.29.93 और एंटर करेंगे। ये देखिए अब हम ऑप्शंस करके देखते हैं शो। तो ये देखिए यहाँ पे हमारा आर होस्ट अब सेट हो चुका है। अब हम यहाँ पे जो हमारा ऑक्सिलरी है उसे रन करने के लिए कमांड देंगे रन, और देखेंगे कि हमारा ऑक्सिलरी इस वल्नरेबिलिटी को हमारे टारगेट सर्वर के ऊपर फाइंड कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। तो रन कमांड दिया और हमने यहाँ पे रन कमांड दिया है। अब हम एंटर करेंगे और देखेंगे कि हो रहा है कि नहीं। तो ये हमारा ऑक्सिलरी स्टार्ट हो चुका है। अब यहाँ पे देखते हैं कि ये देखिए हमारा रिजल्ट आ चुका है, नो एक्टिव डेटाबेस, क्रेडेंशियल डेटा विल नॉट बी सेव्ड, ठीक है। लॉगिन सक्सेसफुल, ये देखिए यहाँ पे हमें लॉगिन सक्सेसफुल मिल चुका है। प्राइवेट एक्सेस लेवल रीड राइट, ओके, ये देखिए हमें रीड राइट एक्सेस मिल चुका है, प्रूफ, ठीक है। यहाँ पे लिनक्स बीबॉक्स, यहाँ पे ये सारी चीज़ें हमें जो सर्वर का नाम है, टाइम स्टैम्प है, वो वगैरह दिख रहा है। लॉगिन सक्सेसफुल, पब्लिक प्राइवेट में भी हम लॉगिन कर चुके हैं और पब्लिकली भी हम लॉगिन कर पा रहे हैं। प्राइवेट में हमें एक्सेस लेवल मिल रहा है रीड और राइट का, पब्लिक में मिल रहा है रीड ओनली का, ठीक है, कोई बात नहीं। और यहाँ पे हमें टाइम स्टैम्प मिल रहा है स्कैन कंप्लीटेड एंड ऑक्सिलरी मॉड्यूल एग्जीक्यूशन कंप्लीटेड। तो इस चीज़ से हमें पता चल रहा है, ये देखिए लॉगिन सक्सेसफुल मैसेज आ रहा है, इसलिए हमें पता चल रहा है कि हमने टारगेट सर्वर के ऊपर सक्सेसफुली लॉगिन कर लिया है। एसएनएमपी के यूज से एसएनएमपी के अंदर सक्सेसफुली लॉगिन कर लिया है और हमने टारगेट सर्वर के ऊपर ये एसएनएमपी मिसकॉन्फ़िगर्ड है वो हमने साबित कर लिया है। हमें एसएनएमपी इनसिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी फाइंड हो चुकी है टारगेट सर्वर के ऊपर। तो इस तरीके से हम फाइंड करते हैं कि आपका जो एसएनएमपी है वो मिसकॉन्फ़िगर्ड है और आपको इसे प्रॉपरली कॉन्फ़िगर करना चाहिए, वरना बहुत सारा नुकसान हो सकता है आपके ऑर्गेनाइजेशन को। तो आप अगर किसी रियल टाइम में अगर आप किसी वेबसाइट के ऊपर रियल टाइम बग बाउंटी करते हैं और उसके सर्वर के ऊपर आपको एसएनएमपी ऑन मिलता है, एसएनएमपी जो 161 पोर्ट नंबर है वो ओपन मिलता है और उसके ऊपर एसएनएमपी सर्विस रन कर रही है, तो आपको उसे ज़रूर टेस्ट करना चाहिए कि वो प्रॉपरली कॉन्फ़िगर्ड है या नहीं है, और अगर नहीं है तो आपको उसे रिपोर्ट करना चाहिए एज अ वल्नरेबिलिटी। आपको बाउंटी भी मिल सकती है। तो इस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि एसएनएमपी प्रॉपरली कॉन्फ़िगर्ड है या नहीं है, डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन ही रखा है या उन्होंने प्रॉपरली उसे कॉन्फ़िगर किया है या नहीं। तो दोस्तों, अगर आपको ऐसी कोई वल्नरेबिलिटी अगर मिलती भी है तो आपको इससे ज़्यादा आगे एक्सप्लॉइटेशन नहीं करना चाहिए। आपको सिर्फ डायरेक्टली इस चीज़ को रिपोर्ट करना चाहिए कि एसएनएमपी प्रॉपरली कॉन्फ़िगर नहीं है। इसके आगे आपको इसे एक्सप्लॉइट करने का ट्राई या उसको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आप इससे प्रॉब्लम में भी फंस सकते हैं। अगर आप इसे सिंपली रिपोर्ट करेंगे कि एसएनएमपी प्रॉपरली कॉन्फ़िगर्ड नहीं है तो आप बाउंटी पा सकते हैं और
या हॉल ऑफ फेम पा सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि आप इससे जो रिवॉर्ड है कुछ भी वो पा सकते हैं। तो इस तरीके से आपको एसएनएमपी इनसिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी फाइंड करनी है। तो आई होप दोस्तों कि आज मैंने आपको ये जो एसएनएमपी इनसिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी कैसे फाइंड आउट करते हैं प्रैक्टिकली दिखाया, वो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों, आ चुके हैं हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर, और आज के वीडियो में हम बी वेब वल्नरेबल वेब एप्लीकेशन की सिक्योरिटी मिसकॉन्फ़िगरेशन कैटेगरी की एक और नई जो प्रैक्टिकल है उसे क्रैक करने वाले हैं, उसे सीखने वाले हैं, जिसका नाम है इनसिक्योर वेब डेव कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे ये देखिए, मैंने अपनी काली लिनक्स ओपन कर ली है वर्चुअल मशीन, और बी वेब की भी वर्चुअल मशीन मैंने ओपन कर ली है। अब काली लिनक्स में आते हैं, और यहाँ पे सबसे पहले हम बी और बग से इसे लॉगिन करते हैं और देखते हैं हमारी आज की जो वल्नरेबिलिटी है उसका पेज क्या दिखा रहा है, क्या बता रहा है हमें। ठीक है, तो ये देखिए हम पोर्टल पेज पे आ चुके हैं। यहाँ से हम अपनी वल्नरेबिलिटी को सिलेक्ट करेंगे, जो कि है हमारी सिक्योरिटी मिसकॉन्फ़िगरेशन के अंदर वेब डेव इनसिक्योर वेब डेव कॉन्फ़िगरेशन। चलिए, ये आ चुके हैं हम अपने इनसिक्योर वेब डेव कॉन्फ़िगरेशन के पेज के ऊपर। यहाँ पे लिखा है अपाचे वेब सर्वर हैज एन इनसिक्योर वेब डेव कॉन्फ़िगरेशन बी बॉक्स ओनली, और यहाँ पे हिंट दिया है डिफेसमेंट इज पॉसिबल। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे सबसे पहले हमें जानना है कि ये वेब डेव क्या है। ठीक है, तो उसके बारे में सबसे पहले जानते हैं और फिर इस वल्नरेबिलिटी को हम क्रैक करेंगे। तो यहाँ पे मैंने वेब डेव के बारे में कुछ लिख के रखा है, जिससे मैं आपको समझा देता हूँ क्या है वेब डेव। तो यहाँ पे हम सबसे पहले वेब डेव का फुल फॉर्म क्या है वो जानते हैं। तो यहाँ पे वेब डेव का फुल फॉर्म होता है वेब डिस्ट्रीब्यूटेड ऑथरिंग एंड वर्जनिंग। तो दोस्तों, वेब डेव को वेब डिस्ट्रीब्यूटेड ऑथरिंग एंड वर्जनिंग कहते हैं। ठीक है, उसको हम एज एक प्रोटोकॉल मान सकते हैं। वो एक प्रोटोकॉल है, इज अ प्रोटोकॉल हुज बेसिक फंक्शनैलिटी इज टू इंक्लूडिंग enabling user to share, copy, move, edit files through the web server। ठीक है दोस्तों, तो इसका सीधा सा मतलब ये होता है कि वेब डेव की मदद से किसी भी वेब सर्वर के थ्रू कोई भी यूजर हैं, जो दो यूजर हैं, मान लीजिए यूजर ए और यूजर बी है, और वो लोग एक वेब सर्वर यूज कर रहे हैं। ठीक है, अपनी फाइल्स को शेयर करने के लिए, उनको कॉपी पेस्ट करने के लिए, उनको एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करने के लिए, और उनको एडिट करने के लिए। तो ये जो फाइल्स को शेयर करना, एडिट, मूव, कॉपी पेस्ट करना, ये सारी चीजें जो होती है वो इस वेब डेव प्रोटोकॉल की मदद से होती है। ठीक है दोस्तों, तो ये वेब डेव एक प्रोटोकॉल है जिसकी मदद से ये सारी चीजें हो सकती है दो जो यूजर्स है किसी भी वेब सर्वर के उनके बीच में। तो आगे की लाइन पढ़ते हैं। यहाँ पे होता है कि इट एनेबल्स अ वेब सर्वर टू एक्ट एज अ फाइल सर्वर। ठीक है दोस्तों, तो ये जो वेब डेव है वो वेब सर्वर को एज अ फाइल सर्वर एक्ट करवाता है, जिससे कि जो भी दो यूजर्स है वो अपनी फाइल्स को शेयर कर सकते हैं। ठीक है, उनको एडिट कर सकते हैं या कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, जो कुछ करना है उन्हें वो कर सकते हैं बिना किसी फाइल सर्वर के बनाए। ठीक है, तो उसके बाद लिखा है अलाउिंग ऑथर्स टू कोलैबोरेट ऑन अ वेब कंटेंट, यानी कि दो अलग अलग ऑथर है, उनको वेब के ऊपर डायरेक्टली कोई कंटेंट में कोलैबोरेशन करना है। यानी कि एक ऑथर थोड़ा कंटेंट लिखेगा, दूसरा ऑथर थोड़ा कंटेंट लिखेगा, या फिर दो अलग अलग ऑथर एक ही फाइल पे काम कर रहे हैं और उनको वही फाइल डायरेक्ट वेब पे अगर उनको मर्ज करनी है, कोलैबोरेट करनी है, तो ये चीज वो वेब डेव प्रोटोकॉल की मदद से आसानी से कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये सारी चीजें यहाँ पे होती है। तो अगर मान लीजिए जो फाइल्स है वो शेयर होती है, कॉपी पेस्ट होती है, मूव होती है, एडिट होती है, तो यहाँ पे एक फंक्शनैलिटी आएगी कि जो भी यूजर है वो सर्वर के ऊपर फाइल्स अपलोड कर सकेगा, सर्वर के ऊपर से फाइल डाउनलोड कर सकेगा, सर्वर के ऊपर जो भी फाइल्स है वो डायरेक्टली उसे चेंज कर सकेगा, ये सारी चीजें होगी। तो मान लीजिए अगर कोई भी यूजर सर्वर के ऊपर इजीली बिना ऑथेंटिकेशन के फाइल्स जो है वो अपलोड कर सकता है, डाउनलोड कर सकता है, या फिर उसमें चेंजेस कर सकता है, तो वो वेब सर्वर के लिए कितना डेंजरस हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे यही चीज आती है कि अगर मान लीजिए वेब डेव प्रोटोकॉल है वो प्रॉपरली कॉन्फ़िगर नहीं किया गया है, वो इनसिक्योरली कॉन्फ़िगर किया गया है, तो उसे कोई भी जो अटैकर है वो आसानी से उसका एक्सेस लेके किसी भी वेब सर्वर के ऊपर जो फाइल्स पड़ी है उन्हें डाउनलोड कर सकता है, या फिर किसी भी वेब सर्वर के ऊपर जो अपनी मैलिशियस फाइल है वो अपलोड कर सकता है, और जो भी डेटा उसे चाहिए वो निकाल सकता है। तो यही चीज आज के प्रैक्टिकल में हम करने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं आज का प्रैक्टिकल।
तो ये दोस्तों, ये देखिए हम काली लिनक्स पे आ गए हैं। यहाँ पे इनसिक्योर वेब डेव कॉन्फ़िगरेशन के पेज के ऊपर आ गए हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम वेब डेव ओपन करते हैं इस पेज का। तो ये देखिए यहाँ पे हमारा जो सर्वर है, टारगेट सर्वर, उसका वेब डेव ओपन हो चुका है। यहाँ पे कुछ पीडीएफ फाइल्स पड़ी है। मान लीजिए ये पीडीएफ फाइल्स में कुछ डेटा है, वो मुझे चाहिए। यहाँ पे पीडीएफ फाइल है या फिर यहाँ पे कोई कॉन्फ़िगरेशन या कोई ऐसी फाइल पड़ी है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट फाइल है, बहुत ही मान लीजिए इस वेब सर्वर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, या कोई कॉन्फ़िगरेशन फाइल या पासवर्ड फाइल, ऐसी कुछ फाइल पड़ी है। तो मान लीजिए कोई अटैकर ने यहाँ पे एक्सेस ले लिया, तो वो आसानी से वो फाइल डाउनलोड कर सकता है, ठीक है। या फिर यहाँ पे कोई अटैकर है, वो फाइल सीधा अपलोड भी कर सकता है। मान लीजिए किसी अटैकर ने मैलिशियस फाइल बनाई और वो फाइल सीधा वो यहाँ पे अगर अपलोड कर पाएगा बिना ऑथेंटिकेशन के, तो ये जो वेब सर्वर है उसकी सारी डिटेल्स वो चुरा सकता है। बहुत कुछ चीज़ें वो सर्वर पे भी कर सकता है, यहाँ तक कि वो उस सर्वर का रिवर्स शेल भी ले सकता है और उसके ऊपर आर्बिट्री कमांड्स भी एग्जीक्यूट, यानी कि रिमोट कोड एग्जीक्यूशन भी कर सकता है। तो चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और आज की प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं। और इस प्रैक्टिकल को परफॉर्म करने के लिए हमें एक वेब डेव एक्सेस के लिए जो एक टूल लगता है, ये जो वेब डेव हमने ये ब्राउजर में एक्सेस किया, उसे एक टूल के थ्रू एक्सेस करने के लिए टूल लगता है जिसका नाम है कैडेवर। इस कैडेवर टूल की मदद से हम जो इस टारगेट सर्वर है उसका पूरा एक्सेस लेंगे और उसकी फाइल्स जो हैं वो डाउनलोड कर सकेंगे, वहाँ पे फाइल्स रख सकेंगे, ये सारी चीज़ें कर सकेंगे। तो चलिए कैडेवर को यूज़ करते हैं और जानते हैं कि कैसे हम अपलोड कर सकते हैं कोई भी चीज़। ठीक है दोस्तों, तो ये देखिए यहाँ पे मैंने अपना कैडेवर ओपन करा है। मैं यहाँ पे कमांड लगा देता हूँ कैडेवर करके, तो हम कैडेवर के अंदर चले जाएंगे। ये देखिए हम कैडेवर के अंदर आ गए हैं। अब हमें क्या क्या करना है, कौन से कमांड यूज़ करने हैं, ये सारी चीज़ें जाननी है। तो इसके लिए हम हेल्प कमांड टाइप करेंगे, हेल्प टाइप करेंगे और ये देखिए यहाँ पे हमें कमांड्स की लिस्ट आ गई है। ls cd pwd put get mget mput मूव, देखिए मूव कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे इस फाइल की मदद से कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए rm का मतलब है डिलीट, mkdir का मतलब है mk कॉल, मूव का मतलब है मूव, cp का मतलब है कॉपी। तो ये सारी कमांड्स का यूज़ करेंगे और हमारा जो टारगेट सर्वर है, यानी कि ये जो हमारा आज का टारगेट सर्वर 29.93 बी वेब एप्लीकेशन है, वहाँ पे इस वेब डेव के ऊपर हम एक फाइल अपलोड करेंगे और देखते हैं कि वो सक्सेसफुली अपलोड हो रही है या नहीं, और हमने जो फाइल अपलोड की है उससे हमें जो डिजायर्ड आउटपुट है वो मिल रहा है या नहीं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम यहाँ पे कुछ कमांड्स एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि हमें जो ये कैडेवर है उससे हम हमारा जो टारगेट सर्वर है उसे एक्सेस कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो उसके लिए हम सबसे पहले ओपन कमांड लगाएंगे। ओपन कमांड, उसके बाद हमारा जो टारगेट सर्वर है उसका एड्रेस http कोलन हमारा IP एड्रेस 192.168.29.93 और स्लैश करके वेब डेव, ठीक है। तो चलिए अब इसे एक्सेस करके देखते हैं कि होता है या नहीं। ये देखिए हम वेब डेव के अंदर, हमारे टारगेट सर्वर के वेब डेव के अंदर आ चुके हैं। ये देखिए यहाँ पे हमें दिख रहा है। तो अब यहाँ पे ls करके देखते हैं कि हमें फाइल्स जो यहाँ पे ब्राउजर पे दिख रही है वो सारी फाइल्स हमें यहाँ पे दिख रही है या नहीं। तो ls करते हैं और ये देखिए ironman.pdf, टर्मिनेटर pdf, अमेजिंग स्पाइडरमैन pdf, ये सारी फाइल्स जो हमें यहाँ पे दिख रही है वही सेम कैडेवर में भी दिख रही है, यानी कि हमने यहाँ पे कैडेवर के थ्रू हमारा जो टारगेट सर्वर है उसको एक्सेस कर लिया है। तो अब हम आगे बढ़ेंगे और एक PHP स्क्रिप्ट बनाएंगे और उस स्क्रिप्ट को हम इस कैडेवर के थ्रू हमारे वेब सर्वर पे, वेब डेव पे अपलोड करेंगे और फिर डिजायर्ड आउटपुट मिलता है या नहीं वो देखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम PHP हमारा जो स्क्रिप्ट है वो बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक PHP स्क्रिप्ट छोटी सी लिखी हुई है, उसको मैं आपको समझा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे PHP echo सिस्टम और गेट CMD, यानी कि हम यहाँ से CMD के थ्रू कुछ भी हमें जो एग्जीक्यूट करवाना है वो कमांड एग्जीक्यूट करवा के हमें जो डिजायर्ड आउटपुट है वो पा सकते हैं। ये छोटी सी स्क्रिप्ट की एक फाइल बनाएंगे हम, PHP फाइल, और उसे हम उस सर्वर पे अपलोड करके फिर एग्जीक्यूट करवाने की कोशिश करेंगे, देखते हैं होता है या नहीं। तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे हम हमारा जो नॉर्मल कमांड प्रॉम्प्ट है या फिर CLI है वहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ पे कमांड लगाएंगे नैनो, क्योंकि हम नैनो एडिटर में हमारा फाइल बनाएंगे और फाइल का नाम रखेंगे hack.php स्क्रिप्ट फाइल बनाएंगे और एंटर करते हैं। तो ये देखिए हम नैनो कमांड के अंदर आ चुके हैं
और यहाँ पे हमारी जो स्क्रिप्ट है नैनो फाइल के अंदर हमारी स्क्रिप्ट है वो उसे पेस्ट कर देंगे। तो ये देखिए दोस्तों हमने यहाँ पे इसे पेस्ट कर दिया है और हमारी स्क्रिप्ट जो है वो बिल्कुल रेडी है। हम इसे सिर्फ सेव कर देते हैं और फिर एग्जिट हो जाते हैं। तो सेव करने के लिए यहाँ पे हमें ऑप्शन दिया जाता है राइट आउट का। तो हम करेंगे कंट्रोल O, फाइल नेम टू राइट, ओके, hack.php, एंटर। तो यहाँ पे हमारा फाइल जो है वो सेव हो चुका है और अब हम इसे एग्जिट करेंगे। ठीक है, कंट्रोल एक्स करते हैं और ये देखिए हम एग्जिट हो चुके हैं। तो हमारी जो फाइल है वो यहाँ पे बन चुकी है। ठीक है दोस्तों, अब सिंपली ls करके देखते हैं तो हमें हमारा ये देखिए यहाँ पे हमारी php hack.php फाइल मिल रही है। अब हम इसे कैडेवर में जाके अपलोड करेंगे हमारे सर्वर के ऊपर। तो यहाँ पे अपलोड करने के लिए जो हमारा जो सिंपली हमारा कमांड है वो क्या है, तो हमारा जो कमांड है वो है पुट। ये देखिए यहाँ पे हमें दिख रहा है पुट कमांड दिख रहा है। ठीक है दोस्तों, तो पुट कमांड लगाएंगे और उसके बाद एंटर करेंगे। तो ये देखिए पुट कमांड लगाने के बाद जैसे ही हम एंटर करते हैं तो हमें यहाँ पे बोल रहा है कि पुट कमांड रिक्वायर 1 आर्ग्यूमेंट, पुट लोकल और रिमोट। ठीक है, अपलोड लोकल फाइल। तो ये लोकल फाइल हमें अपलोड करनी है, इसकी वजह से हमें यहाँ पे एक आर्ग्यूमेंट देनी होगी जो कि हमारी फाइल का नाम होगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हम पुट करेंगे और फिर हमारा फाइल का नाम hack.php स्पेस दूसरी बार हमारा फाइल का नाम hack.php, यानी कि फर्स्ट हमारा जो लोकल जगह पे यानी कि लोकल कंप्यूटर पे जो हमारा फाइल पड़ा है वहां से उठा के जो हमारा वेब डेव है वहां पे हमें रखना है। इसके लिए hack.php फर्स्ट टाइम और सेकंड टाइम। चलिए अब इसे हम एंटर करते हैं, सिंपली देखते हैं फर्स्ट अपलोड होता है या नहीं hack.php। तो ये देखिए अपलोडिंग hack.php, वेब डेव hack.php अपलोड हो चुका है, प्रोग्रेस भी 100% और 39 बाइट्स का फाइल है। चलिए अब ls करके देखते हैं कि यहाँ पे हमें लिस्ट होता है या नहीं ये फाइल। तो ये देखिए ls कर दिया और यहाँ पे ये देखिए हमारा hack.php फाइल है वो अपलोड हो चुका है। ब्राउजर पे जाके भी एक बार देख लेते हैं हम। तो ये देखिए ब्राउजर पे भी हमें hack.php नाम का जो फाइल है वो मिल चुका है। तो यहाँ पे मैंने जब ये फाइल बनाई थी तब आपको बताया था कि ये फाइल क्या करेगी, ये फाइल वेब सर्वर के ऊपर cmd ओपन करेगी और cmd के थ्रू हमें जो डिजायर्ड आउटपुट चाहिए वो हमें लाके देगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए यहाँ पे चेक करते हैं कि हम cmd के थ्रू यहाँ से इस फाइल से जो है हमारा डिजायर्ड आउटपुट पा सकते हैं या नहीं। तो हमने यहाँ पे hack.php बना ली है, hack.php को एक्सेस करते हैं .php। ये देखिए फाइल के पाथ को ही हमें फॉलो करना है hack.php और यहाँ पे हम सिंपल सा एक जो है हमारा पैरामीटर है वो लगाएंगे cmd क्योंकि हमें एग्जीक्यूट करवाना है। तो cmd पैरामीटर जो हमने वहाँ पे इस फाइल के अंदर भी रखा था वो पैरामीटर और इक्वल टू करके हम id लगा देंगे। अब देखते हैं कि हमें हमारा डिजायर्ड आउटपुट मिलता है या नहीं। सिंपली एंटर करेंगे तो ये देखिए हमें यहाँ पे cmd इक्वल टू id में सारे IDs मिल रहे हैं। ये देखिए uid यूजर ID मिल रहा है, www.data gid मिल रहा है, ग्रुप ID भी मिल रहा है, ग्रुप्स 33, यूजर्स 33, ग्रिड कितने हैं वो भी मिल रहे हैं, ग्रुप्स भी मिल रहे हैं। तो ये जो हमें डिजायर्ड आउटपुट इस फाइल के थ्रू चाहिए था ये हमें मिल चुका है, यानी कि हमारा जो अटैक है वो सक्सेसफुली हो चुका है और यहाँ पे हम कह सकते हैं कि वेब डेव जो है वो मिसकॉन्फ़िगर्ड है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे मैंने आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दिखाया कि आप कैसे ये चीज़ कर सकते हैं, कैसे आप वेब डेव का यूज़ करके उसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि वो मिसकॉन्फ़िगर्ड है या नहीं है। ठीक है दोस्तों, और मिसकॉन्फ़िगर्ड है तो उसका आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो आप अगर रियल टाइम में बग बाउंटी करने जा रहे हैं किसी वेबसाइट के ऊपर तो आप इस तरीके से वेब डेव वहाँ पे यूज़ हो रहा है या नहीं हो रहा है वो चेक कर सकते हैं, और अगर हो रहा है तो वो प्रॉपरली कॉन्फ़िगर्ड है या नहीं है वो चेक करना है आपको, जो कि आप कर सकते हैं इस कैडेवर नाम के टूल के थ्रू। आपका अगर मान लीजिए कोई फाइल इजीली अपलोड भी हो जाता है बिना ऑथेंटिकेशन के तो भी आप इसे वेब डेव मिसकॉन्फ़िगरेशन वल्नरेबिलिटी रिपोर्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको किसी भी वेबसाइट के ऊपर वेब डेव
जो है वो प्रॉपरली कॉन्फ़िगर्ड है या नहीं है, ये पता लगाना है तो इस तरीके से आप पता लगा सकते हैं और इसे आप इस तरीके से जो है एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब थोड़े से और कमांड हम CMD का, ये जो यहाँ पे मान लीजिए CMD इक्वल टू जो पैरामीटर हमने दिया है, CMD के हमें कमांड्स थोड़े अगर पता है तो हम आईडी के अलावा और कोई कमांड्स है जो कि एग्जीक्यूट करके देख सकते हैं, वो भी एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि यहाँ पे एग्जीक्यूट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो ये देखिए यहाँ पे आईडी की जगह हम ls कमांड करके देखते हैं कि हमें जो फाइल्स है वो लिस्ट हो रही है या नहीं। तो ls करते हैं और एंटर किया, ये देखिए यहाँ पे सेम वही फाइल irman.pdf, ठीक है, हमारी act.php भी दिख रही है। तो हमने यहाँ पे इस स्क्रिप्ट के थ्रू सिंपल सा कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करवाया और उसमें जो भी हम कमांड्स यहाँ पे एग्जीक्यूट कर रहे हैं वो सारे कमांड्स हमारे एग्जीक्यूट हो रहे हैं। सिंपली यहाँ पे देखिए ls की जगह हम यहाँ पे pwd प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी अगर यूज करते हैं तो ये देखिए प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी भी हमारी आ जाएगी। ये देखिए where www bweb documents, ठीक है, ये हमारी प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी भी हमें आसानी से मिल रही है। यानी कि ये जो हमारा वेब सर्वर है जो वो वेब डेव मिसकॉन्फ़िगर्ड है और हम इसे डिजायर्ड आउटपुट, मान लीजिए इस सिंपल जो हमारी hack.php जो CMD की स्क्रिप्ट, उसकी जगह हम कोई अच्छी सी स्क्रिप्ट लिखते हैं जिससे कि हम कोई भी आर्बिट्ररी कमांड्स अगर हम एग्जीक्यूट कर पा रहे हैं, ये सारी चीज़ें कर पा रहे हैं, तो ये एक बहुत ही बड़ा वल्नरेबिलिटी हम कह सकते हैं और उसे रिपोर्ट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों आई होप कि मैंने आपको ये जो आज की वल्नरेबिलिटी सिखाई सिक्योरिटी मिसकॉन्फ़िगरेशन के अंदर इनसिक्योर वेब डेव कॉन्फ़िगरेशन, वो आपको समझ में आ गई होगी। आपको अगर कोई भी सवाल क्वेश्चन है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए दोस्तों, आ चुके हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर और आज के वीडियो में हम सिक्योरिटी मिसकॉन्फ़िगरेशन की एक और नई वल्नरेबिलिटी को प्रैक्टिकली सीखने जा रहे हैं जिसका नाम है मैन इन द मिडल। तो यहाँ पे ये देखिए, सबसे पहले मैंने अपनी काली लिनक्स ओपन कर लिया और मेरा bweb मशीन भी यहाँ पे रन हो रहा है और bweb एप्लीकेशन भी यहाँ पे रन हो रहा है। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं, हम अपने अटैक के पेज के ऊपर बी और बग से हम लॉगिन कर लेते हैं। ओके, और यहाँ पे हम अपनी जो आज की वल्नरेबिलिटी है वो सिलेक्ट करते हैं जो कि है सिक्योरिटी मिसकॉन्फ़िगरेशन के अंदर मैन इन द मिडल अटैक HTTP, ठीक है दोस्तों। तो ये देखिए दोस्तों, हम आ चुके हैं मैन इन द मिडल के HTTP वाले पेज के ऊपर। यहाँ पे पेज में मिल रहा है एंटर योर क्रेडेंशियल बी और बग, हमें सिंपली यहाँ पे लॉगिन करना है। तो जैसे कि आप सबको पता ही होगा कि मैन इन द मिडल अटैक क्या होता है, कैसे होता है। मैन इन द मिडल अटैक में क्या होता है, बेसिकली एक क्लाइंट और सर्वर होता है और क्लाइंट और सर्वर के बीच में जो भी कम्युनिकेशन हो रहा होता है वो कम्युनिकेशन ब्रेक करके अटैकर उनके बीच में होता है और अटैकर जो है वो क्लाइंट और सर्वर के बीच में जो भी कम्युनिकेशन हो रहा है उसे सुन रहा होता है, उसे देख रहा होता है, जिससे कि क्लाइंट जो भी रिक्वेस्ट भेज रहा है वो सारी अटैकर के थ्रू जाती है और अटैकर को सब रिक्वेस्ट के बारे में पता चलता है और सर्वर भी जो रिस्पॉन्स भेज रहा है वो सारा रिस्पॉन्स अटैकर के थ्रू होके ही क्लाइंट के पास जाता है, जिससे कि अटैकर क्लाइंट और सर्वर के बीच में जो भी कम्युनिकेशन हो रहा है वो पूरा देख सकता है। तो इसी मेथड का इस्तेमाल करके हम क्लाइंट और सर्वर के बीच में रहेंगे और मैन इन द मिडल अटैक परफॉर्म करेंगे। लेकिन मैन इन द मिडल अटैक परफॉर्म करने के लिए हमें एक दो टूल की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे कि फर्स्ट है वायरशार्क। वायरशार्क पैकेट कैप्चरिंग टूल है, जैसे आप सबको पता ही होगा, जिससे कि हम जो भी हमारा नेटवर्क है उसमें जितने भी पैकेट्स ट्रांसफ़र हो रहे हैं उन सारे पैकेट्स को कैप्चर कर सकते हैं और उनको एनालाइज कर सकते हैं। और दूसरा है ARP स्पूफ, ARP स्पूफिंग। ARP स्पूफिंग के लिए जो टूल है उसका नाम ARP स्पूफ है और ARP का मतलब मैं यहाँ पे आपको बता दूं एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। तो एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल को हम स्पूफ करेंगे, यानी कि एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल के थ्रू हम हमारा मैक एड्रेस स्पूफ करेंगे और एक फेक आइडेंटिटी बनाएंगे हम क्लाइंट और सर्वर के बीच में और उसके बाद हम इस अटैक को परफॉर्म करेंगे। तो उससे पहले मैं आपको समझा देता हूं कि ARP स्पूफिंग क्या होता है, कैसे होता है ये चीज़ बैकएंड में, तो वो समझते हैं। तो इसके लिए मैंने एक यहाँ पे इमेज ली है जिससे मैं आपको समझा सकूं कि ARP स्पूफिंग क्या होता है। ये देखिए यहाँ पे ARP स्पूफिंग दिया गया है, एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल स्पूफिंग, यानी कि हम अपनी आइडेंटिटी चेंज कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखिए सबसे पहले क्लाइंट है लेफ्ट साइड में जो कि है बॉब,
उसका आईपी एड्रेस दिया है 192.168.0.1 और मैक एड्रेस दिया है A:A। ठीक है, बीच में राउटर है और उसके बाद यहाँ पे दूसरे नोड पे है मैरी जिसका आईपी एड्रेस है 192.168.0.5 और उसका मैक एड्रेस है B और B। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि ये बॉब और मैरी जो कनेक्टेड है उनके बीच में हम यहाँ पे एज अ अटैकर एक्ट करेंगे और ये जो राउटर है उसकी जगह पे हम हमारा जो अटैकर का पीसी है वो कनेक्ट करेंगे, यानी कि एज अ राउटर हमारा पीसी वर्क करेगा और बॉब को लगेगा हम राउटर है तो बॉब का पीसी जो है वो अटैकर को ही ट्रैफिक सेंड करेगा और मैरी को भी लगेगा कि ये राउटर है और मैरी भी अपना ट्रैफिक जो है वो अटैकर को भेजेगा। तो ऐसे जैसे ही बॉब और मैरी के बीच में जो भी ट्रैफिक ट्रांसफर होगा, जो भी कम्युनिकेशन होगा, वो सारा इस अटैकर के थ्रू होगा और अटैकर को सारी चीजें बॉब और मैरी के बीच में क्या कम्युनिकेशन हो रहा है वो सारी चीजें पता चल जाएगी। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे अटैकर का आईपी एड्रेस है 192.168.0.3 और उसका मैक एड्रेस है C और C। तो यहाँ पे ये देखिए आर्प कैश मॉडिफाइड टू 192.168.0.5 टू CC। ठीक है, तो यहाँ पे इस मैरी के आईपी एड्रेस के साथ साथ उसका जो मैक एड्रेस जाएगा आर्प के अंदर बॉब के पास, उसमें जाएगा आईपी एड्रेस तो सही जाएगा लेकिन मैक एड्रेस जाएगा अटैकर का। और वैसे ही जहाँ पे मैरी के पास जो आईपी एड्रेस जाएगा वो आईपी तो एक्चुअली बॉब का जाएगा लेकिन जो मैक एड्रेस है वो जाएगा अटैकर का। तो इस वजह से दोनों को क्या लगेगा कि जो राउटर है उसका मैक एड्रेस सेम है, यानी कि अटैकर का C और C, और वो दोनों वो यही समझेंगे कि हम एक प्रॉपर कनेक्शन से कनेक्टेड है, हमारे बीच में और कोई नहीं है। और वो लोग जब कम्युनिकेशन चालू करेंगे तो सारा कम्युनिकेशन जो है इस अटैकर के थ्रू जाएगा और अटैकर को सारी चीजें पता लगने लगेगी। तो आज हम यही चीज करने वाले हैं कि हम दो नोड्स के बीच रहेंगे, यानी कि क्लाइंट और सर्वर के बीच रहेंगे और उनके बीच जो भी ट्रैफिक होगा वो हम लिसन करेंगे और उस ट्रैफिक में हमें जो डिजायर्ड आउटपुट चाहिए, जो भी हमें डेटा चाहिए, वो सारा हम आज ले लेंगे। ठीक है, एज अ मैन इन द मिडल अटैकर। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैंने इसे मिनिमाइज कर दिया और हम आ जाते हैं। सबसे पहले वायर शार्क को टर्न ऑन कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए मैं वायर शार्क को टर्न ऑन कर लेता हूँ। कमांड लगाएंगे वायर शार्क। ओके, अभी ये देखिए वायर शार्क हमारा स्टार्ट हो रहा है और उसके साथ साथ हम आर्प स्पूफिंग भी स्टार्ट कर लेंगे। ये देखिए मैं पहले यहाँ पे क्लियर स्क्रीन कर लेता हूँ, क्लियर स्क्रीन कर लेते हैं और आर्प स्पूफिंग करना है। तो आर्प स्पूफिंग यानी कि हमें मैक एड्रेस का स्पूफिंग करना है, हमारा मैक एड्रेस दोनों क्लाइंट और सर्वर को भेजना है। तो उसके लिए हम आर्प स्पूफिंग करेंगे और आर्प स्पूफिंग के लिए जो हमारा कमांड है आर्प स्पूफ, उसके बाद हाइफन आई का मतलब जिस इंटरफेस से हमें ये स्पूफिंग करना है। इंटरफेस हमारा है आज का एथरनेट 0, उसके बाद हमारा टारगेट सर्वर जो कि है 192.168.29.93 और हमारा रिमोट होस्ट हम कोई भी आईपी एड्रेस को दे सकते हैं 192.168.29.90 मान लीजिए 5 दे देते हैं हम। ठीक है, तो ऐसे जैसे ही हम इस टूल को चालू करेंगे तो हमारा आर्प स्पूफिंग चालू हो जाएगा, यानी कि हमारा मैक एड्रेस जो है वो स्पूफ हो जाएगा और हम एज अ मैन इन द मिडल वर्क करेंगे दोनों क्लाइंट और सर्वर के लिए। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे मैंने ये आर्प स्पूफिंग चालू कर दिया है। ये देखिए रिप्लाई भी आना स्टार्ट हो गया, आर्प रिप्लाई। ठीक है, तो हमारा मैक एड्रेस यहाँ पे चेंज हो चुका है और हमारे सर्वर को, यानी कि ये जो हमारा बी वेब एप्लीकेशन है वो हमारा ब्राउजर, यानी कि ये जो हमारा लोकल सिस्टम है और हमारा जो सर्वर है, उन दोनों को ये लग रहा है कि हम एज अ मिडल राउटर है और हमारे थ्रू ही सारा कम्युनिकेशन अब जा रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे पैकेट कैप्चरिंग भी स्टार्ट कर देते हैं। ये हमारा एथरनेट 0 है, एथरनेट 0 के ऊपर हम पैकेट कैप्चरिंग ये देखिए स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, तो अब हम दोस्तों क्या करेंगे कि इस मैन इन द मिडल अटैक के पेज है, यहाँ पे हमें बताया गया है कि लॉगिन कीजिए। तो लॉगिन करते ही क्या होगा कि हमारा जो रिक्वेस्ट है वो सर्वर पे जाने से पहले अटैकर के थ्रू, यानी कि हमारे इस वायर शार्क के थ्रू होके जाएगा। तो वायर शार्क में हमारा जो पैकेट कैप्चर होगा उससे वहाँ पे हमें जो
जो ये यहाँ पे हम क्रेडेंशियल डालेंगे वो मिलना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए ट्राई करते हैं। यानी कि ये जो वेब पेज है वो हमारा क्लाइंट है, ठीक है, ब्राउजर है वो हमारा क्लाइंट है, और यहाँ पे जो बी वेब का जो चल रहा है हमारा बी बॉक्स वर्चुअल मशीन वो हमारा सर्वर है। तो उसके बीच में हमने हमारा ये जो पैकेट कैप्चरिंग वायर शार्क है उसे लगा दिया है। तो देखते हैं हमारा पैकेट कैप्चर हो रहा है या नहीं। तो चलिए यहाँ पे बी और बग से लॉगिन करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे लॉगिन हो चुका है। ये देखिए यहाँ पे हमें सक्सेसफुल मैसेज आ गया है कि सक्सेसफुल लॉगिन। तो अब देखते हैं यहाँ पे हमारा पैकेट कैप्चर हुआ है या नहीं। ये देखिए आर्प रिजोल्यूशन हो रहा है, टीसीपी पैकेट्स भी यहाँ पे जा रहे हैं, एक्नॉलेजमेंट हो रहा है। तो चलिए यहाँ पे हमें एचटीटीपी प्रोटोकॉल के पैकेट्स देखने हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे एचटीटीपी से लॉगिन किया है। तो एचटीटीपी प्रोटोकॉल के हमें पैकेट्स देखने हैं। तो हम यहाँ पे फिल्टर में जाएंगे और सिंपली एचटीटीपी से सारा जो ट्रैफिक है वो फिल्टर कर देंगे। देखते हैं क्या ट्रैफिक मिलता है। ये देखिए यहाँ पे हमें 192.164.29.94 यानी कि हमारा ये जो पीसी है, यानी कि हमारा ये जो काली लिनक्स मशीन है उससे हमें ट्रैफिक मिल रहा है। मैं आपको आईपी एड्रेस काली लिनक्स मशीन का दिखा देता हूँ। IF कॉन्फ़िग करके। तो ये देखिए हमारा काली लिनक्स मशीन का आईपी एड्रेस यानी कि क्लाइंट का आईपी एड्रेस, ठीक है। और उसके बाद हमारा जो सर्वर है 192.168.29.93 यानी कि हमारा टारगेट सर्वर का आईपी एड्रेस, ठीक है। तो ये हमने सक्सेसफुली स्पूफिंग कर लिया है, आर्प स्पूफिंग हमने कर लिया है। और हमारे क्लाइंट से सर्वर के ऊपर जो रिक्वेस्ट गई है और उसका जो रिस्पॉन्स आया, ये देखिए रिस्पॉन्स में 200 ओके मिला है हमें। तो यानी कि हमने सक्सेसफुली लॉगिन कर लिया है। तो ये रिक्वेस्ट के अंदर जो कुछ भी चीजें गई होंगी वो सारी हमें कैप्चर होनी चाहिए। एज अ मैन इन द मिडल अटैकर हम यहाँ पे थे, तो हमें ये जो हमारे काली लिनक्स मशीन से सर्वर के ऊपर जो भी रिक्वेस्ट गई होगी और उस रिक्वेस्ट में हमने यहाँ पे क्रेडेंशियल्स भेजे थे, ठीक है, लॉगिन आईडी और पासवर्ड भेजे थे। तो लॉगिन आईडी और पासवर्ड हमें यहाँ पे मिलने चाहिए। तो देखते हैं हमें यहाँ पे कुछ मिलता है या नहीं। हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होस्ट, ठीक है, ये पूरी रिक्वेस्ट दिख रही है, ये देखिए हमें। और HTML फॉर्म URL एनकोडेड भी हमें यहाँ पे मिल रहा है। तो ओके, ये देखिए यहाँ पे फॉर्म आइटम लॉगिन इक्वल टू बी और पासवर्ड इक्वल टू बग, यानी कि हमने यहाँ पे ये देखिए की है लॉगिन और वैल्यू है बी, और यहाँ पे की है पासवर्ड और वैल्यू है बग। तो हमें यहाँ पे सक्सेसफुल क्रेडेंशियल मिल चुके हैं, यानी कि हमने यहाँ पे मैन इन द मिडल अटैक सक्सेसफुली क्रैक कर लिया है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से हम मैन इन द मिडल अटैक करते हैं। मान लीजिए किसी भी नेटवर्क के साथ हम कनेक्टेड है, मान लीजिए आप किसी पब्लिक वाईफाई के साथ कनेक्टेड है और आपको अगर मैन इन द मिडल अटैक करना है तो इस तरीके से किया जाता है। हालांकि मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप ये किसी भी नेटवर्क में कनेक्ट होके किसी के भी ट्रैफिक को आप कैप्चर कीजिए, क्योंकि ये एक गलत प्रैक्टिस है। आपको कभी भी मैन इन द मिडल अटैक कहीं पे भी परफॉर्म नहीं करना चाहिए और किसी का भी ट्रैफिक आपको कैप्चर करके उसे रीड करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। ये बहुत ही गलत प्रैक्टिस है और आप लीगल एक्शंस में भी फंस सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए एक और बार ट्राई करते हैं। फिर से यहाँ पे कोई गलत आईडी पासवर्ड डालते हैं। मान लीजिए हम यहाँ पे एडमिन डालते हैं, ठीक है, और लॉगिन करने का ट्राई करते हैं। तो ये देखिए एडमिन से हमारा पेज जो है लोड हो रहा है और यहाँ पे हमें मिल चुका है इनवैलिड क्रेडेंशियल। देखते हैं अब हमें एडमिन जो हमने लॉगिन और आईडी और पासवर्ड डाला था वो मिल रहा है कि नहीं। तो ये देखिए यहाँ पे दूसरे दो HTTP से रिलेटेड प्रोटोकॉल्स आ चुके हैं। यहाँ पे ये देखिए रिक्वेस्ट आ चुकी है दूसरी भी, और ये देखिए यहाँ पे की फॉर्म में हमें यहाँ पे मिल रहा है, देखिए की लॉगिन और एडमिन भी मिल रहा है और पासवर्ड भी एडमिन, यानी कि हमने यहाँ पे दूसरी बार भी मैन इन द मिडल अटैक जो है वो सक्सेसफुली परफॉर्म कर लिया है। हमने यहाँ पे सक्सेसफुली जो लॉगिन पासवर्ड और क्रेडेंशियल है वो सक्सेसफुली हमने पा लिया है। तो इस तरीके से होता है मैन इन द मिडल अटैक, और उससे पहले हमें आर्प स्पूफिंग करना ज़रूरी होता है। ये जो आर्प स्पूफ नाम का जो टूल है उसकी मदद से जो हमने आर्प स्पूफिंग की है, जिससे कि बेसिकली होता है ये कि क्लाइंट और सर्वर के बीच में हम एज अ अटैकर सेट होते हैं और उसके बाद हमारे थ्रू सारा ट्रैफिक डाइवर्ट होता है, इसलिए हमें आर्प स्पूफिंग करना भी ज़रूरी होता है। तो दोस्तों आई होप कि आज मैंने ये जो अटैक आपको समझाया, मैन इन द मिडल अटैक कैसे करते हैं, कैसे होता है ये अटैक, आपको समझ में आ गया होगा।
तो चलिए दोस्तों, आ चुके हैं हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर और आज के वीडियो में हम बी वेब की सिक्योरिटी मिसकॉन्फ़िगरेशन कैटेगरी की एक और नई जो वल्नरेबिलिटी है उसे प्रैक्टिकली सीखने वाले हैं, जिसका नाम है ओल्ड बैकअप फाइल्स। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें हमें ज़्यादा कुछ चाहिए नहीं, ना हमें ज़्यादा टूल्स की ज़रूरत है या फिर ना हमें कुछ ऐसी चीज़ों की ज़रूरत है जिससे हमें यूज़ करना पड़े। इससे हम सिंपली अपने थोड़ा सा दिमाग यूज़ करके भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने अपना जो बी वेब वर्चुअल मशीन है वो भी ओपन करके रखा है और काली लिनक्स भी ये मेरा ओपन है। काली लिनक्स के अंदर मैंने अपना ब्राउज़र के अंदर जो टारगेट सर्वर है उसका यूआरएल डाला, तो मुझे यहाँ पे बी वेब का पेज मिला है। चलिए इसमें लॉगिन करते हैं और सिलेक्ट करते हैं आज की हमारी वल्नरेबिलिटी, बी और बग से लॉगिन करते हैं और चलते हैं हमारी आज की वल्नरेबिलिटी के ऊपर, जिसका नाम है सिक्योरिटी मिसकॉन्फ़िगरेशन कैटेगरी के अंदर ओल्ड बैकअप फाइल्स एंड एक मिनट, सिक्योरिटी मिसकॉन्फ़िगरेशन, ओके ये रही ओल्ड और बैकअप एंड अनरेफरेंस फाइल्स। ठीक है, तो चलिए हैक पे क्लिक करते हैं और देखते हैं क्या क्या चीज़ें इसमें हमें मिलती है। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है ओल्ड बैकअप एंड अनरेफरेंस फाइल्स, यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे हमें लिखा है हाउ टू फाइंड ओल्ड बैकअप एंड अनरेफरेंस फाइल्स ऑन द वेब सर्वर। तो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं ये सारी चीजें। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है एन ओवरव्यू ऑफ दिस फाइल स्लाइटली ऑब्फस्केटेड टू अ प्राइवेसी रीजन। ठीक है, मतलब कि ऐसी जो फाइल्स होती हैं, यहाँ पे देखिए एग्जांपल दिए गए हैं backdoor.php, config.inc, portal.bak, ठीक है, portal.zip, web.config, web.config.back, wp.config। तो ये जो ऐसी जो फाइल्स रहती हैं उन्हें वो स्लाइटली ऑफस्केटेड करके रखते हैं, यानी कि उनका नाम ज़रा सा चेंज करके रखते हैं। यहाँ पे देखिए backdoor.php में डबल ओ जो है उसकी जगह यहाँ पे 0 लिखा हुआ है, कॉन्फ़िग में भी ओ की जगह 0 लिखा हुआ है। ठीक है, ऐसी जो फाइल्स होते हैं इनका नाम वो लोग जो सर्वर एडमिन होते हैं वो ऐसे रखते हैं ताकि आप सिंपली उस फाइल को एक्सेस ना कर पाए या फिर उस फाइल का नाम डाल के सिंपली आप उसको वेब सर्वर के ऊपर ढूंढ ना ले। इसलिए वो लोग ऐसी जो फाइल्स रहती हैं उनके नाम थोड़े से स्लाइटली चेंज करके रखते हैं। तो अब मान लीजिए कहीं पे आप रियल वर्ल्ड में बग बाउंटी कर रहे हैं, ठीक है, और आपने कहीं पे फाइंड कर लिया कि ये backdoor.php या config.php फाइल आपको मिल गई। मान लीजिए किसी लोकेशन पे आपको ये फाइल मिल जाती है और आप इसे एक्सेस कर लेते हैं, तो उनसे उनको क्या नुकसान होगा ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे अगर मैं backdoor.php फाइल को यहाँ पे एक्सेस करने का ट्राई करता हूँ, मैं यूआरएल में सिंपली इस फाइल का नाम डालता हूँ, तो ये देखिए एंटर करते ही यहाँ पे ओके पेज नॉट फाउंड आ रहा है। ओके, यहाँ पे देखिए बैकडोर मैंने 0 की जगह ओ डाल के देखता हूं, तो ये देखिए यहाँ पे अगर मैं ओ डालता हूं तो सिंपली यहाँ पे देखिए NSA फाइल अपलोडर, यानी कि एक सीक्रेट पेज खुल गया है जहाँ पे नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी के कोई फाइल अपलोड हो रही है, ऐसा कुछ दिखाया गया है। तो ये एक फेक पेज है, बट यहाँ पे दिखाया गया कि एक सीक्रेट पेज है जहाँ पे कुछ फाइल्स सेव की जाती हैं। ठीक है, उसके बाद मान लीजिए अगर बैक चलते हैं और दूसरी कोई फाइल हम एक्सेस करने की ट्राई करते हैं, ये देखिए config.inc एक्सेस करने की ट्राई करते हैं, यहाँ पे इस की जगह हम config और ओ 0 की जगह ओ डाल देते हैं और एंटर करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे हमें पूरी config.inc यानी कि कॉन्फ़िगरेशन फाइल यहाँ पे हमें मिल चुकी है बी वेब की। ये देखिए यहाँ पे सर्वर का नाम, यूज़र नेम क्या है, पासवर्ड क्या है, डेटाबेस क्या है, ये सारी चीज़ें हमें पता चल रही है। तो इससे बहुत ही सारी इंफॉर्मेशन जो है वो लीक हो सकती है। इसलिए जो वेब एडमिन होते हैं, जो भी एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं, वो लोग इन फाइल्स का नाम चेंज करके रखते हैं। ठीक है, तो ऐसी फाइल्स आप फाइंड कैसे करेंगे, तो यहाँ पे 2 चीज़ें होती है। सबसे पहले तो आप गूगल हैकिंग डेटाबेस का यूज़ कर सकते हैं। गूगल हैकिंग डेटाबेस करके एक वेबसाइट है, तो इस गूगल हैकिंग डेटाबेस का आप यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे गूगल हैकिंग डेटाबेस सर्च हो रहा है, हम खोलते हैं गूगल हैकिंग डेटाबेस को, या फिर आप दूसरी तरीके से यूज़ कर सकते हैं, गूगल डॉर्किंग कर सकते हैं। गूगल डॉर्किंग का मतलब यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ गूगल डॉर्किंग क्या होता है। तो ये देखिए हम यहाँ पे exploitdb.com पे आ गए हैं और यहाँ पे जो है गूगल हैकिंग पूरा डेटाबेस खुलेगा और यहाँ से हमें कौन कौन सी फाइल्स हम
मान लीजिए ढूंढ सकते हैं किसी भी वेब सर्वर के ऊपर कैसी कैसी फाइल्स वहाँ पे स्टोर्ड होती हैं, कैसी कैसी फाइल हम फाइंड आउट कर सकते हैं, उसके बारे में हम यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी वेबसाइट है, यहाँ से आप बहुत कुछ सर्च कर सकते हैं और बहुत कुछ ढूंढ सकते हैं। सर्च क्वेरीज आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं। ये देखिए सर्च क्वेरीज है, गूगल डॉकिंग के लिए जो सर्च क्वेरीज होती हैं, यहाँ पे देखिए इन टाइटल इंडेक्स ऑफ कुकीज पीएचपी। ठीक है, तो अगर आपको कुछ सर्च करना है, कुकीज से रिलेटेड कोई फाइल सर्च करनी है, तो ये आप सर्च जो टर्म है वो गूगल में जाके डालेंगे तो गूगल डॉकिंग यहाँ पे आप सिंपली, ये गूगल डॉकिंग कहलाता है। ये जो टर्म्स आप यूज कर रहे हैं सर्चिंग के लिए, तो ये देखिए यहाँ पे किसी भी वेबसाइट के ऊपर आप जाएंगे तो वहाँ पे कुकी स्टोर्ड होगी, वो सारी चीज़ें कुकीज़ आपको उस वेबसाइट की देखने मिलेंगी। तो आप उसे मिसकॉन्फ़िगरेशन, सिक्योरिटी मिसकॉन्फ़िगरेशन नाम की वल्नरेबिलिटी या फिर इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर वल्नरेबिलिटी फाइंड आउट कर सकते हैं इस तरीके से। उसके बाद ये देखिए आपको कहीं पे इंडेक्स फाइल HTML ये ढूंढना है, ठीक है, कहीं पे HTTP क्लाइंट लॉगिन ढूंढना है, कहीं पे मान लीजिए एडमिन पेज के ऊपर कुछ और ढूंढना है, तो ये देखिए यहाँ पे इन टाइटल एडमिन लिखा हुआ है और सब्सक्राइब फाइल टाइप PHP, तो admin.php नाम की जो फाइल होगी वो आप ढूंढ सकते हैं। तो अगर ऐसी कोई फाइल आपको किसी भी वेबसाइट के ऊपर, वेब सर्वर के ऊपर मिल जाती है और उसे आप सक्सेसफुली एक्सेस कर पाते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे किया है, ये देखिए ये सारी इन्फॉर्मेशन मुझे मिल रही है। तो ऐसी इन्फॉर्मेशन अगर आपको रियल टाइम बग बाउंटी में मिलती है तो आप इसे सिक्योरिटी मिसकॉन्फ़िगरेशन या फिर इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर की तरह भी आप इसे रिपोर्ट कर सकते हैं और आप बग बाउंटी पा सकते हैं। तो ये एक बहुत ही सिंपल सी वल्नरेबिलिटी है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। आपको सिर्फ वेबसाइट के हर एक एंड पे, यानी कि हर एक URL पे जाके टेस्ट करना होगा डिफरेंट फाइल्स को। ये देखिए यहाँ पे portal.php की है, उसकी जगह आप ब्रूट फोर्सिंग करके, मान लीजिए आपके पास, एक मिनट मैं आपको बैक फ्रंट में जाके दिखाता हूँ। मान लीजिए आपके पास इतनी सारी फाइल्स, यानी कि एक नंबर ऑफ फाइल्स के नाम का लिस्ट है आपके पास, मान लीजिए हजारों लाखों में फाइल्स जो है जो कि एक वेब सर्वर पे हो सकती है, उन फाइल्स के नाम का लिस्ट है। तो उन फाइल्स के नाम के लिस्ट को आप यहाँ पे ब्रूट फोर्स कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं उसमें से कौन सी फाइल आपको एक्सेस हो रही है। अगर कोई भी एक फाइल अगर आपको इसमें से एक्सेस हो गई और आप सक्सेसफुली अगर उसको देख सकते हैं और उसमें जो भी डेटा है वो आप सक्सेसफुली अगर रीड कर पाएँ, तो आप उसे, उस वल्नरेबिलिटी को रिपोर्ट कर सकते हैं, एज अ इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर भी कर सकते हैं या फिर एज अ आप उसे सिक्योरिटी मिसकॉन्फ़िगरेशन भी कर सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे मैं आपको web.config भी एक्सेस करके दिखाता हूँ कि web.config में क्या आता है। ये देखिए web.config अगर मैंने यहाँ पे एक्सेस की तो सारा वेब से रिलेटेड, वेब सर्वर के ऊपर जो भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे मिल रही है। देखिए पब्लिक की टोकन मिल रही है, ठीक है, ऐसी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मुझे मिल रही है, तो इससे मैं सिक्योरिटी मिसकॉन्फ़िगरेशन वल्नरेबिलिटी रिपोर्ट कर सकता हूँ। तो अगर आप रियल टाइम में बग बाउंटी करने जा रहे हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि ऐसी नंबर ऑफ फाइल्स का आप एक लिस्ट बनाइए, गूगल डॉकिंग से ढूंढिए या फिर ये गूगल हैकिंग डेटाबेस है वहाँ से ढूंढिए और एक नंबर ऑफ फाइल्स का लिस्ट बनाइए और उस लिस्ट को आप जिस वेबसाइट के ऊपर काम कर रहे हैं, जहाँ पे बग बाउंटी कर रहे हैं, जहाँ पे बग्स फाइंड कर रहे हैं, उस पे जाके वेबसाइट के हर एक URL पे, हर एक एंड पे जाके उसे चेक कीजिए, ताकि आप अगर कहीं पे सिक्योरिटी मिसकॉन्फ़िगरेशन होगी तो वहाँ पे आप उसको फाइल को, कोई भी एक एक्सेस फाइल, वहाँ पे आप कोई भी एक फाइल एक्सेस अगर कर पाएँ तो आप उसे रिपोर्ट कर सकते हैं और बाउंटी पा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज के वीडियो में ये मैंने जो समझाया वो आपको आई होप कि समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। ये दोस्तों एक और बार आ चुके हैं हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर और आज के वीडियो में हम सिक्योरिटी मिसकॉन्फ़िगरेशन कैटेगरी की लास्ट वल्नरेबिलिटी robot.txt को प्रैक्टिकली सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के वीडियो में भी हमें ऐसे कुछ टूल्स की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है, हम सिंपली इस वल्नरेबिलिटी को सीख सकते हैं और क्रैक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे ये देखिए मैंने अपनी काली लिनक्स ओपन कर लिया और उसमें अपना जो टारगेट सर्वर है जिस पे बी वेब चल रहा है, बी बॉक्स, उसको मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया है। तो चलिए यहाँ पे लॉगिन करते हैं और सिलेक्ट करते हैं अपनी अच्छी वल्नरेबिलिटी। तो यहाँ पे ये देखिए लॉगिन हो चुका है। अब हम चलते हैं हमारी वल्नरेबिलिटी को सिलेक्ट करते हैं आज की, जो कि है हमारी सिक्योरिटी मिसकॉन्फ़िगरेशन के अंदर रोबोट्स फाइल। ठीक है, तो
यहाँ पे ये देखिए रोबोट्स फाइल को हमने पेज ओपन कर लिया है। यहाँ पे लिखा है रोबोट्स फाइल, यहाँ पे कंटेंट ऑफ robots डॉट txt, यहाँ पे यूजर एजेंट है गुड बॉट, डिसअलाउ, यूजर एजेंट बैड बॉट, डिसअलाउ, और यूजर एजेंट डिसअलाउ एडमिन डॉक्यूमेंट्स इमेजेस पासवर्ड्स। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि रोबोट्स फाइल क्या होती है। तो चलिए मैं आपको गूगल करके ही बता देता हूँ कि रोबोट्स फाइल क्या होती है। ठीक है, आपको समझाने के लिए या फिर आपको पता चलने के लिए कि रोबोट्स फाइल क्या होती है, उसी को हम गूगल करके देख लेते हैं सिंपली आपको, ताकि समझ में आ जाए कि रोबोट्स फाइल क्या होती है वेबसाइट के ऊपर, वेब सर्वर के ऊपर। तो ये देखिए, रोबोट्स फाइल टेल्स द सर्च इंजिन क्रॉलर विच URLs crawl can access your site. This is used mainly to avoid overloading your site with। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली बता रहे हैं कि गूगल सर्च इंजिन में जब आपकी वेबसाइट सर्च हो तो कौन सी फाइल्स यानी कि कौन से पेजेस आपके वेबसाइट के सर्च होने चाहिए और कौन से सर्च नहीं होने चाहिए। तो ज़्यादातर जो भी वेबसाइट ओनर्स या फिर वेब एडमिन्स होते हैं वो क्या करते हैं कि जो अनवांटेड पेजेस है जिसको आप एक नॉर्मल यूजर को नहीं दिखाना चाहते हैं, वो जो पेजेस होते हैं वो लोग क्या करते हैं डिसअलाउ टैग करके डाल देते हैं। यानी कि ये देखिए, एडमिन टैग डिसअलाउ, डॉक्यूमेंट्स टैग डिसअलाउ, इमेज टैग डिसअलाउ, पासवर्ड टैग डिसअलाउ, ये सारे पेजेस जो होते हैं वो वेब एडमिन ने डिसेबल करके रखे हैं। यानी कि आप जब इस वेबसाइट को यानी कि किसी भी वेबसाइट को जिस पे आप बग बाउंटी कर रहे हैं उसको गूगल करेंगे, उसको फाइंड करेंगे गूगल के ऊपर, तो आपको ये जो डिसअलाउ वाले पेजेस हैं वो कभी भी आपको वेबसाइट के गूगल के ऊपर नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो आपको करना क्या होगा कि मान लीजिए ज़्यादातर ऐसे जो डिसअलाउ पेजेस होते हैं वहाँ पे सेंसिटिव इंफॉर्मेशन छुपी होती है, और वो मान लीजिए अगर सिक्योरिटी मिसकॉन्फ़िगर्ड है तो वहाँ पे वो जो डिसअलाउ पेजेस है उन्हें अगर आप एक्सेस कर पा रहे हैं और उनके अंदर अगर कोई सेंसिटिव इंफॉर्मेशन आपको मिल जाती है तो आप उसे एज अ सिक्योरिटी मिसकॉन्फ़िगरेशन या फिर एज अ सेंसिटिव डेटा एक्सपोजर रिपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए आप किसी वेबसाइट के ऊपर बग बाउंटी कर रहे हैं, ठीक है, और आपको वहां पे robot.txt फाइल सर्च करनी है, तो आप कैसे करेंगे। यहाँ पे मान लीजिए ये मेरा जो वेबसाइट है ये यहाँ तक मेरी वेबसाइट है, ठीक है, बी वेब तक, और उसके बाद मुझे robot.txt फाइल सर्च करनी है किसी भी वेबसाइट की। तो मान लीजिए robots.txt करके मैं सर्च करूंगा तो ये देखिए मुझे यहाँ पे robot.txt फाइल मिल रही है। ठीक है, तो यहाँ पे यूजर एजेंट सेम, मुझे जो कंटेंट वहाँ पे पेज पे दिख रहा था वही सेम कंटेंट यहाँ पे दिख रहा है। ये देखिए मुझे यहाँ पे मिल रहा है कि डिसअलाउ क्या किया हुआ है, एडमिन डिसअलाउ किया हुआ है, डॉक्यूमेंट्स डिसअलाउ किए हुए हैं, इमेजेस और पासवर्ड्स भी डिसअलाउ किए हैं। ठीक है, तो मान लीजिए हमें यहाँ पे पता चल गया कि ये पासवर्ड ये सारी चीज़ें डिसअलाउ की है, तो हम इसे एक्सेस करके देखते हैं कि हम इसे एक्सेस कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम एडमिन को एक्सेस करके देखेंगे। तो यहाँ से robot.txt को हटा देंगे और यहाँ पे लिखेंगे एडमिन, स्लैश करेंगे और एंटर करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे हमें एडमिन का पूरा पेज मिल रहा है। ये देखिए एडमिन पोर्टल पूरा मिल रहा है। यहाँ पे देखिए सिक्योरिटी लेवल लो, ठीक है, डिस्क्रिप्शन, सेटिंग्स, SMTP पूरी सेटिंग मिल रही है, AIM IP एड्रेस की पूरी सेटिंग मिल रही है, क्रेडेंशियल मिल रहे हैं, ये देखिए बग बी बग करके। तो ये सारी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन हमें यहाँ पे मिल रही है क्योंकि ये सिक्योरिटी मिसकॉन्फ़िगर्ड है ये एडमिन वाला पेज। ठीक है, और उसे हमने कहाँ ढूंढा, robot.txt के अंदर। किसी भी वेबसाइट पे आप स्लैश करके robots.txt अगर सर्च करेंगे तो आपको वहाँ पे कौन कौन से पेजेस या कौन कौन से जो URLs है वो डिसअलाउ किए हुए हैं, कौन कौन से लोकेशंस डिसअलाउ किए हुए हैं, वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। और वहाँ पे आप एक एक करके वो जो डिसअलाउ लोकेशंस हैं उन्हें आप सर्च कर सकते हैं। अगर आपको एक्सेस हो रहे हैं तो आप उसे रिपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए अगर दूसरा हम फाइंड करें, बैक जाते हैं, यहाँ पे पासवर्ड को हम सर्च करते हैं। तो यहाँ पे देखिए robots.txt को मैं हटा देता हूँ और पासवर्ड्स करके सर्च करता हूँ। और ये देखिए यहाँ पे अगर पासवर्ड हम सर्च करते हैं तो ये देखिए heroes.xml, webconfig.back, wp-config.back, ये सारी फाइल्स हमें मिल रही है। तो इसका मतलब है यहाँ पे सिक्योरिटी मिसकॉन्फ़िगरेशन वल्नरेबिलिटी है और हम इसे फाइल्स, ये डिसअलाउ फाइल्स हैं या फोल्डर्स हैं जिसे हम एक्सेस कर पा रहे हैं,
तो यानी कि यहाँ पे सिक्योरिटी मिसकॉन्फ़िगरेशन है और यहाँ पे सेंसिटिव डेटा एक्सपोजर यानी कि सेंसिटिव इंफॉर्मेशन भी एक्सपोज हो सकती है। तो इसे आप यहाँ पे रिपोर्ट कर सकते हैं। मान लीजिए कोई भी XYZ वेबसाइट ले लीजिए, ठीक है। मान लीजिए आप कोई वेबसाइट ले लीजिए, मान लीजिए कोई भी एजुकेशनल वेबसाइट लेते हैं। ठीक है, कोई भी एजुकेशनल वेबसाइट लेते हैं, सर्च करते हैं। ये देखिए, ये एक एजुकेशनल वेबसाइट ली है हमने, इसे सर्च किया है और यहाँ पे em10.pk उसके पीछे हम यहाँ पे सिंपली लगा देते हैं robots.txt। ठीक है, तो मान लीजिए ये robot.txt यहाँ पे ओपन होती है या नहीं होती है वो देख लेते हैं हम। ठीक है, ये वेबसाइट खुल रही है अभी, देखते हैं कितना रिस्पॉन्स कब देती है वेबसाइट। स्लैश करके robots.txt, अगर हम robots.txt को भी एक्सेस कर पाते हैं तो भी सिक्योरिटी मिसकॉन्फ़िगरेशन हम बता सकते हैं इसे। ओके, यहाँ पे ये देखिए robot.txt हमें एक्सेस नहीं करने दे रही है। उसके बाद दूसरी कोई वेबसाइट ले लेते हैं। ये देखिए semrush.com हम वेबसाइट ले लेते हैं और वहाँ पे ट्राई करते हैं। ये देखिए हमें m10.pk की robot.txt मिल चुकी है। ये देखिए disallow टैग क्या है, wp admin, और अलाउ क्या है, wp admin /admin ajax.php। ठीक है, तो disallow wp admin है, तो हम एक्सेस करके देखते हैं कि wp admin हमें एक्सेस हो रहा है कि नहीं। यानी कि हम यहाँ पे एडमिन पेज पे पहुँच सकते हैं, wp admin और स्लैश, देखते हैं हमें एडमिन पेज पे जाने मिल रहा है या नहीं। ये रीडायरेक्ट, ये देखिए यहाँ पे हम वर्डप्रेस के लॉगिन पेज, यानी कि ये वेबसाइट वर्डप्रेस में बनी है और इसके लॉगिन पेज पे हम आ चुके हैं। अब यहाँ पे मान लीजिए हम एसक्यूएल इंजेक्शन कर सकते हैं या एक्सेस कर सकते हैं, और हम यहाँ पे इस पेज पे अगर वल्नरेबिलिटी फाइंड कर पाएंगे तो हम इसे एज अ सिक्योरिटी मिसकॉन्फ़िगरेशन वल्नरेबिलिटी रिपोर्ट कर सकते हैं, अगर ये वेबसाइट अपना बग बाउंटी प्रोग्राम रन कर रही है तो। और अगर ये वेबसाइट बग बाउंटी प्रोग्राम रन नहीं कर रही है तो हम इसके आगे इस पे फर्दर एक्सप्लॉयटेशन नहीं करेंगे, क्योंकि ये इलीगल होगा और हम किसी लीगल एक्शन में भी फंस सकते हैं। तो मैं आपसे रिकमेंड करूंगा कि आप जब भी ऐसी कोई वेबसाइट पे बग बाउंटी कर रहे हैं, उसी वेबसाइट पे आप ये सब चीज़ें ट्राई करिएगा। आपको कभी भी किसी नॉर्मल वेबसाइट के ऊपर ऐसी सब चीज़ें नहीं करनी है, ऐसी वल्नरेबिलिटीज फाइंड नहीं करनी है, या फिर ऐसी वल्नरेबिलिटीज को आपको क्रैक नहीं करना है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि robot.txt में क्या क्या टैग्स हैं या फिर क्या क्या लोकेशंस है जो अलाउ है, क्या क्या लोकेशंस है जो डिसअलाउ है। और डिसअलाउ लोकेशन ज़्यादातर सेंसिटिव लोकेशन होती है, ज़्यादातर सेंसिटिव फाइल्स वहाँ पे होती है। तो इस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हैं दोस्तों। तो आई होप कि आपको मैंने आज जो ये समझाया कि डिसअलाउ टैग कैसे फाइंड आउट करते हैं robot.txt के अंदर, और उसे कैसे एक्सेस करते हैं, कैसे क्या क्या चीज़ें फाइंड आउट करते हैं इससे, तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों इसी के साथ आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं।